सेकंड ये हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव द मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल का बुक क्लब का डिस्कशन। एंड इस मंथ के लिए हम लोग ने एक बुक चूज़ किया था फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और अब हम लोग उस जनवरी महीने वाली किताब का आज इंशाल्लाह पूरा डिस्कशन करेंगे। जो लोग ज्वाइन किए हैं, आई थिंक हम लोग सब बुक क्लब वाले ग्रुप में चैप्टर्स वगैरह भी चूज़ किए थे। तो इंशाल्लाह ऑन दैट sort of through that way we'll have the discussion. तो let's start with a brief introduction of the book club itself. क्यों हम लोग का मुस्लिम वुमेन बुक क्लब एग्जिस्ट करता है एंड उसका पर्पस क्या है। इट इज़ ऑफ कोर्स कि हम लोग के इल्म में इजाफा हो। हम लोग जो टाइप्स के बुक्स हम लोग चूज़ करते हैं और डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू हम लोग का बहुत लाइक प्रोडक्टिव, बहुत मीनिंगफुल किस्म का पॉइंट्स निकल के आता है। हम लोग अपना खुद का पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, हम लोग अपने खुद के ज़िंदगी के कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करें। इस तरीके से एक सेंस ऑफ कम्युनिटी इंशाल्लाह बिल्ड होता है। तो फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस हम लोग का जो बुक क्लब है, उसका कोर एम यही है कि हम लोग कुछ नॉलेज भी गेन करें, और साथ साथ हम लोग एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी भी हम लोग का फॉर्म हो, बिल्ड हो। हम लोग एक जगह ऐसा रहे जहाँ पे हम लोग जितने भी रिमोट हो, एक दूसरे से दूर हो, लेकिन हम लोग एक सेफ स्पेस में मिलके अपना बात, अपना पॉइंट रख सके, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सके वगैरह। तो बुक क्लब का फंक्शनिंग जो है वो, इन केस यू आर नॉट फेमिलियर, हम लोग मंथ बेसिस पे चलते हैं। तो हर महीने के पहले वीक के अंदर हम लोग ये हो ट्राई करते हैं कि हम लोग उसके पहले ही एक बुक चूज कर लें जो उस महीने में पढ़ा जाएगा। फिर उस पूरे महीने में हम लोग उस किताब को पढ़ते हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरे किताब को पढ़ें। ये कोई लाइक एक प्रेशर फील करने वाला स्पेस नहीं है। हम लोग अपने तरफ से जितना कोशिश कर रहे हैं, किसी को एक चैप्टर पढ़ना है तो एक चैप्टर पढ़े, किसी को सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने का वक्त मिला तो वो सिर्फ वही पढ़े। तो वैसे करके हम लोग सबको ही अपना एक एक पोर्शन पढ़ते हैं। मंथ के आखिर में जो आखिरी संडे होता है, विच इज़ टुडे, तो हम लोग उस दिन बुक का डिस्कशन करते हैं साथ में। एंड फिर सेम डे पे या उसके एक दो दिन के अंदर नया बुक डिसाइड होता है, तो फिर द साइकिल कंटिन्यूज, फिर अगले महीने वैसे चलता है। तो बुक क्लब में अगेन जैसे हम बोले कि बुक का कुछ भी, कोई भी हिस्सा, एक कम से कम एक चैप्टर या जितना भी आप पढ़ सकें, पढ़ के आए, ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें। और अगर कोई भी रीज़न से आप एक पेज भी नहीं पढ़ने का वक्त मिला, कोई बात नहीं, आप फिर भी ज्वाइन करिए। हम लोग बात बात में बहुत कुछ हम लोग को समझ में आता है, हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ नहीं भी पढ़े तो भी पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट हो सकता है जो कोई शेयर करना चाहे, बिल्कुल करिए। और हम लोग उस तरीके से फिर एक डिस्कशन करते हैं जो वी होप टू कीप इट, कि हम लोग एक मल्टीलिंगुअल डिस्कशन रखें। सब कोई को अगर इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल है तो हिंदी में बात करें, हिंदी में नहीं कंफर्टेबल है तो कोई और लैंग्वेज अगर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस है, आप बस जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और हम लोग का आइडिया यही है कि हम लोग एक दूसरे का नॉट जस्ट अपना बात बोलें, बट एक दूसरे का पॉइंट सुने, उस पर गौर करें, उसके हिसाब से फिर अपने आप को अपने आइडियाज़ को शेप करें। तो दीज आर सम ऑफ द बुक्स जो हम लोग पहले बुक क्लब में कवर कर चुके हैं। एंड ये बुक क्लब तो काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश्ड है। हम आई एम जस्ट अब ट्राइंग कि हम बुक क्लब में कुछ कंट्रीब्यूट करें, बट ये बुक क्लब इटसेल्फ हैज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिन अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ स्पेस फॉर अस बहुत वक्त से। तो आज जो हम लोग बुक डिस्कस कर रहे हैं उसको आई एम श्योर हम लोग सबको पहले से पता ही है। हम लोग सबको ही होपफुली काफ़ी टाइम स्पेंड भी किए हैं इस बुक को रीड करने में। तो इस महीने हम लोग पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड बाय पॉलो फ्रेयर पढ़ रहे हैं। और इस बुक के बारे में तो अभी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे सबको ही मिलकर। उसके पहले लेट अस जस्ट इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, मी एंड आस्का। वी आर ट्राइंग टू इंशाल्लाह फैसिलिटेट द बुक क्लब एंड इट्स डिस्कशंस। तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही है कि हम फ़िलहाल हम काम करते हैं। हम सोशियोलॉजी पढ़े हैं बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, और हम कलकत्ता से हैं। तो आप लोग भी बताइए, आप लोग कहाँ से जॉइन कर रही हैं, आप लोग क्या किए हैं। इफ़ यू हैव नॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इधर इस प्लेटफॉर्म पे पहले, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में डाल के अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं। एंड आस्का कैन इंशाल्लाह गिव हर इंट्रोडक्शन।
आज का? Assalamu alaikum everyone. Am I audible? यस, आज का। हम आई कैन हियर यू। मैं आज का हूँ, वन ऑफ द बुक क्लब फैसिलिटेटर्स अलॉन्ग विद सारा। मैं मुंबई से हूँ और मैं लिटरेचर की प्रोफेसर हूँ, यहीं पे कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मेरी पढ़ाई बीए और एमए लिटरेचर से ही हुई है और इंग्लिश लिटरेचर मेरा मेजर है। So, yes, that's all about me. I welcome everyone else to introduce themselves. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सानिया है और मैंने अ, थोड़ा सा दौड़ा दौड़ा के 100 पेजेस पढ़ा है। मतलब 100 पेजेस बहुत ज्यादा सिंसेरिटी के साथ नहीं, थोड़ा सा कभी कभी लगा जहाँ पे रेपिटेटिव हो गया है तो थोड़ा सा मेंटली स्किप कर दिया है। और इंट्रोडक्शन जो था वो इट वाज रिटन बाय समवन एल्स, तो मैंने नहीं पढ़ा। डायरेक्टली आई डिवेल्ड इनटू द चैप्टर्स। इनमें से एक चैप्टर मेरा पहले का भी पढ़ा हुआ था। तो या आई जस्ट वांट टू से कि I didn't complete the book. It was just 100 pages, but I learned a lot. और बहुत मजा आया पढ़ के, and I'm looking forward to the discussion. जज़ाकल्लाह सानिया आपकी। डज एनीवन एल्स वांट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स? या फिर अगर आप लोग इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है या कितना पार्ट पढ़ा है, 10 पेज भी हो तो कोई मसला नहीं है, बस बताइए आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा के, एंड आपने कितना पढ़ा या नहीं भी पढ़ा तो वो भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा मसूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा मसूद हूँ और चेन्नई में रहती हूँ। मैं मदीना में पैदा हुई थी, कुछ साल वहीं पे थी और फिर इधर एजुकेशन के लिए आ गई। 10 साल से की उम्र से इंडिया में हूँ, चेन्नई में। एंड आई एम वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज एन इंटेलिजेंस एनालिस्ट फॉर एमएनसी। और मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए एंड इट्स बिन बहुत बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऐसा लग गया कि मैं किताब में डूब गई थी और बाहर ही नहीं आ रही थी। बहुत मजा आया। मजा मतलब कि बहुत कुछ सीखा मैंने और खुशी की हैरानी हुई कि कितना हमारे जिंदगियों से और हमारे अतराफ जो दुनिया है उसके साथ आजकल की दुनिया के साथ भी मिलती है, जिन बातों ने ऑथर ने टच किया है इस बुक में। जज़ाकल्लाह अस्मा। थैंक यू अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और आप सही बोलिए, ये बहुत आसान किताब तो नहीं था पढ़ने के लिए, बट इंटरेस्टिंग बहुत था और बहुत कुछ डेफिनेटली सीखने मिला। एंड माशाल्लाह यू रेड क्वाइट अ बिट ऑफ द बुक, विच इज़ नाइस। 3 चैप्टर्स तो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसको। और कोई अपने आप को अगर अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो। अतीफ़ा या समरीन, आप भी अगर कोई भी आप लोग, if you want to introduce yourselves. Okay, at the moment अगर नहीं है तो we can move on to then discussing the book इंशाल्लाह। तो अच्छा, बाय द वे, अगर किसी को अनम्यूट करने में दिक्कत भी हो रहा है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, एंड आपको जो भी बोलना है आप आराम से चैट बॉक्स में टाइप भी कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो वी कैन स्टार्ट विथ अ डिस्कशन ऑफ द बुक चैप्टर वाइज इंशाल्लाह। तो इंट्रोडक्शन अगर किसी ने पढ़ा है, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर कि क्या मेन आपको टेक अवे लगा इंट्रोडक्शन का, या फिर व्हाट यू लाइक और डिडंट लाइक अबाउट इट, क्या इफ देयर वाज एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, प्लीज डू। I'm Samreen. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम।
Yeah, I really like what the book was saying. I like the messaging, but yes, as we discussed in our group also, uski language बहुत tough है. Like, you know, I mean, I found it very difficult for myself. I think it is meant only for scholars to read, or people who are into scholars, into really. You know, who are into PhDs and very theoretical research work. It's a kind of book which was meant for only those kind of people to read. It's not for easy reading everyday person. Like and I feel a book like this should be written in a language which is for anyone and everyone. It should be very approachable for everyone and anyone and everyone. जबकि वो education wise भी वैसी ही बात कर रहे हैं कि that education should be approachable for anyone and everyone. So, you know, I mean, the language of the book could also be something that is approachable by anyone and everyone. I don't know. I mean, I'm putting myself in the most easy, whatever manner I could manage to. So, yeah. No, No, you're no, right. you're right. Yes, sorry. Was anyone else speaking? Yeah, it's Asta. Please go ahead. You Yeah. can go ahead, Mr. Tiwari. No, please ask her. Go ahead. I'll go ahead after you. Yeah. Yeah, as Samleen said, वो irony एक है because book का जो point है that the oppressed people उनके पास एक language अपनी होनी चाहिए बोलने के लिए. So and the language of the book itself is there, it's like opposite. जो book कहने की कोशिश कर रही है और book की जो language है वो दोनों they are opposing each other. उसका Correct. point है Yeah, क्या I feel oppressed that. लोगों के पास भी एक language होनी चाहिए उनके बोलने के लिए. Education should be devised in such a way that कि उनके भी समझ में आए so that they question everything. बट जब हम बुक पढ़ते हैं द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ द बुक वही बहुत मुश्किल है समझने के लिए सो द पॉइंट इज अपोजिंग द लैंग्वेज सो इट्स दैट्स आयरॉनिकल आई नो यू आर राइट समथिंग लेकिन ये भी बात है कि उस जमाने में जिस जमाने में किताब लिखी गई है शायद लोग इसी हिसाब से लिखते थे क्योंकि जब हम लोग ने वो भी पढ़ा था एक और बहुत ही फंडामेंटल बुक ओरिएंटलिज्म तो उसकी भी लैंग्वेज इतनी मतलब क्या बोले मतलब हम लोग को अभी लग रहा है कि जबरदस्ती का एकदम कॉन्वोल्यूटेड है लेकिन इतनी फंडामेंटल बुक उसको मानी जाती है और उसका लैंग्वेज भी बिल्कुल ऐसे ही था मे बी इट इज अ थिंग अबाउट द टाइम इन विच इट वाज रिटन कि उस वक्त लिखा ही शायद ऐसे जाता हो यू आर राइट एंड थिंक दैट स्कॉलरली बुक्स का लैंग्वेज एक्चुअली डिफिकल्ट होनी भी चाहिए बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स दैट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन तो लैंग्वेज थोड़ी टफ अपने आप हो जाती है तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी नॉर्मल पीपल हु रेगुलरली डोंट रीड उनको समझ में फिर नहीं आता मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मैं जी जी इंट्रोडक्शन या वन ऑफ द बिगिनिंग पार्ट्स ऑफ द बुक में शुरुआत में किसी ने बोला था कमेंट किया था नॉट द ऑथर के बारे में कुछ किसी ने कमेंट किया था कि किसी ने उनको बोला था कि ये बुक ऐसे ही जैसे अब बातचीत हो रही है कि बहुत टफ है बहुत लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है यू नो अंडरस्टैंडिंग के बाहर है और उन्होंने डिफेंड किया बुक को कहते हुए ये उन्होंने किया मैंने डिफेंड करे मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँ जस्ट बुक में क्या लिखा है इंटरेस्टिंगली यही पॉइंट से मिलते हैं वो बोल रहे हैं कि किसी ने वो बुक को उनके मेड को उनके सर्वेंट मेड को दिया था और उसने वो नेक्स्ट डे पूछा कि क्या आपने बुक पढ़ा उन्हें बोला कि मैंने बस थोड़ा पढ़ा और मैंने मेरे बेटे को दिया और वो आई थिंक दे वर ब्लैक आफ्रो अमेरिकन पीपल हु वर्किंग फॉर समबडी एट दैट टाइम एंड द बॉय बच्चा जो था उसने सारी रात जग के किताब पढ़ के दूसरे दिन माँ को बोला ये किताब तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरी जिंदगी मेरे बारे में बात कर रहा है और जो जिन्होंने लिखा था इंट्रोडक्शन बुक के कह रहे हैं कि देखो अगर वो समझ सका उसको समझना है एक बच्चे को जिसको एजुकेशन की उतनी हाई एक्सेस नहीं है जो जिसका एजुकेशन उतना हाई क्वालिटी नहीं तो हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं सो मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही सच है लेकिन हम जिससे इंटरेस्टिंग है कि ये पॉइंट इंट्रोडक्शन में भी उसके बारे में बातचीत हुई आई थिंक अस्मा ये जो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है ये हाँ आप सही बोलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बुक में आगे जाके भी एक एग्जैक्टली लाइक इसी तरह का मेथड के बारे में भी ऑथर बात करते हैं जब वो जनरेटिव थीम्स के बारे में बात करते हैं आई थिंक ये बुक के सेकंड या थर्ड चैप्टर में मे बी इसके बारे में पहली बार बात होता है कि जो भी करिकुलम बना रहे हैं जो लोग एडुकेटर्स हैं
वो लोग के लिए ही प्रपोजेस दिस मेथड कि आप लोग जब बना लें अपना करिकुलम तो आप फिर उसे जो आपका जो लोग उसको पढ़ेंगे आप उसके उस किस्म के लोग के पास या उन कम्युनिटीज के पास अपने वर्क को ले जाइए, उनको पढ़ाकर उनका फीडबैक लेकर फिर उसको फर्दर इम्प्रूव करिए सो दैट इट इज एक्सेसिबल टू देम एंड उन लोग को इससे लाइक वो लोग इसको यूज कर पाए और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी ये लिंक्ड हो सो दैट वो दे आर एबल टू गेन फ्रॉम इट। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो मेथड के बारे में वो बुक में बात कर रहे हैं उस मेथड का यूज बुक के राइटिंग के वक्त भी हुआ, which is just वो अभी मेरे दिमाग में आया, so I just wanted to share. Yes. अच्छा जो If I लोग may हमारे come in, साथ, please. या प्लीज गो। Yeah, sure, thanks. So, I mean, I'm just echoing the same thoughts, जो अब तक you've been speaking, कि it was indeed a very difficult book. In fact, I could read only one chapter. I couldn't go beyond that. और कहते हैं ना कि आप कुछ बहुत टफ पढ़ते हो, इतना वो खिंच जाता है, मतलब यू आर नॉट एबल टू रीड. तो आई गॉट इनटू अ रीडिंग स्लम्प, मतलब आई कुडंट इवन रीड अदर थिंग्स जो जनरली आई रीड अ लॉट इन अ मंथ. आई वाज नॉट एबल टू बिकॉज आई गॉट स्टक विद दिस. तो ये है कि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, एंड आई एग्री विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु से कि probably this is for very specific audience group. पर again I agree कि बहुत से ऐसे theoretical चीज है ना जो they are bound to be difficult. Probably I wasn't the correct audience for this, and probably there would have been people जिन्होंने इसी book को ज्यादा simplified तरीके से लिखा होगा. So I'm sure there is some other book out there जो इसी चीज को convey करता है, और it would be more simple for me, for someone like me जो मेरे level का reader है. Like I do not know too much about theories, and अभी भी आपने जो कहा generative theme आपने कहा, so there are lots of terminology and the जो jargon कहते हैं, किसी एक discipline का जो jargon होता है, I wouldn't be aware of those. So that's the reason. लेकिन there are bound to be some very difficult books जो धीरे धीरे वो gradually ही filter होते होते easy होते होते simple होते होते नीचे तक आता है. तो this was a book not meant for me, but I'm sure there would be other books, and if there are, please let us know, let me know कि something which covers similar topics जो इसको रेफरेंस करके जो लिखे गए होंगे, आई एम श्योर दे वुड बी इजी. और एक चीज जो आई मीन, सिंस आई रेड जस्ट वन चैप्टर, आई मीन आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू बी इवन कमेंटिंग, लेकिन आई ऑल्सो फेल्ट कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर में मेरे को थोड़ा पता नहीं इशू लगा. अगेन प्रॉब्लम बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू रीडिंग सच हेवी एंड सच एकेडमिक बुक्स. लेकिन जैसे अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखें ना, तो उसमें बहुत से अलग अलग चीज थे. आई नो वी हैवंट रीच्ड देयर, बट आई जस्ट थिंक कि थोड़ा, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज एंड द होल हेवीनेस ऑफ दिस बुक, तो थोड़ा अगर डिमार्केट करके थोड़े हेडिंग्स एंड पॉइंटर्स के साथ अगर होते, आई थिंक दैट वुड हैव मेड इट मोर सिंपल. I started the book 2 or 3 times because I couldn't grasp. I had to go back and start the next time I picked up. So this is just talking about the level of difficulty and why I could just read one chapter. So yeah, that's all I wanted to put out there. Thank you. मतलब ये किताब जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अफसोस है ये, क्योंकि ये किताब ने इतनी फंडामेंटल बात करी है हर इंसान के लिए कि काश ये और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखी होती, क्योंकि अब जब हम लोग इसके कंटेंट में जाएंगे यू रियलाइज कि कितनी पावरफुल है. एंड क्योंकि वो एक फिलोसोफर थे, इसलिए शायद इट वाज समथिंग जो ही कैन नॉट लाइक, उनको अपनी बात ही इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से ही करनी थी, क्योंकि बात कॉम्प्लेक्स भी है, बट एट द सेम टाइम एक डुअलिटी भी है कि बात बहुत सिंपल भी है और बात बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी भी है. बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल. जुल्म और आजादी की बात हुई है, मजलूम की दो तरह की शख्सियत, मतलब इंशाल्लाह. सो आई होप, मतलब दिस इज फॉर अलमास. जी. आई वुड से कि this indeed was a difficult read, but आप ये मत सोचिए कि this does not belong like to your category. मतलब maybe with reading it will become simpler. Yeah, perhaps no, I agree, क्योंकि देखिए May I अगर हम say something? कोई
मेरे जो आई बिलोंग टू द मेडिकल बैकग्राउंड, तो उसमें भी ऐसे बहुत से बुक्स होते हैं जो जो बड़े एकेडमिक होते हैं, विच वी वुडंट अंडरस्टैंड, बट देन देयर आर डेफिनेटली द कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू दैट इट्स जस्ट माई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन जो उतना नहीं था जो हम समझ पाए, बट आई एम श्योर दैट्स व्हाई आई हैव जॉइन्ड द डिस्कशन कि आई होप आई विल गेन मच मोर फ्रॉम द डिस्कशन एंड गो बैक टू रीडिंग दैट अगेन. हाँ, धीरे धीरे आई रीड इट. सो या, थैंक्स. But Zishan, you have raised your but hand. I come from And education background and I read a lot of text which is for education, being a teacher myself. But even I found I can second Almas on everything that she said, because even I totally felt that. And like mentioned earlier, jab book ka purpose is to reach out to masses and to change, to bring a change. I think it should be more accessible to masses in that manner. और आई थिंक ये क्योंकि किताब ओरिजिनली पोर्टुगीज में लिखी गई है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा, हमारे लिए ये भी एज अ बैरियर एक्ट कर रहा हो, क्योंकि हम ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं. तो हो सकता Yeah, है कि could चीजें be. हमें ज्यादा मुश्किल, मतलब रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल लग रही हो, और वो Could उनकी be. लैंग्वेज, उनके नेटिव पीपल के लिए Yeah. इजियर हो. That makes sense. That could be, yeah. और हाँ, एक और ये रीजन जो मेरे जहन में आ रहा है ये है कि जब कोई ऐसी बात बोल रहा होता है जो पहले किसी ने नहीं बोली हो, तो वो वर्ड्स भी लाना बहुत मुश्किल होता है. मतलब अब हमें बहुत आसान बात ये लग रही है कि अरे ये तो आसान बात, लेकिन इससे पहले तो इन तरह की बात, ये इस तरह की बातें किसी ने करा ही नहीं था. तो तो शायद उनको बहुत मुश्किल, मतलब उनको बहुत एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा यहाँ तक पहुंचने के लिए. और अब क्योंकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, एंड नाउ वी कैन डू दैट टास्क ऑफ सिंप्लीफाइंग इट फॉर द masses, which of course the philosopher who started it may not have been able, may not have done it. I think मुझे not just कहना था. हाँ, sorry, yes, please go ahead. या बस मैं मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन में देना चाह रही थी कि इट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट और सिंपल. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ, क्या बोलूँ मैं, उनकी अपनी राइटिंग स्टाइल होती है, एक होती है. दूसरा होता है कि आप जिस भी फील्ड के जो किताबें हम देखने को मिलती हैं वो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं और वो उसी चीज़ में बहुत टाइम अपना स्पेंड किए होते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ लिख करके, ये सारी चीज़ें. और आप मतलब बहुत बारी हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हम देखते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स, काफ़ी बड़े स्कॉलर्स हैं, हम उनको सुनते हैं तो लाइक उन वो इवन इंग्लिश के सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस है, आप उसको मतलब बना ही नहीं पाते. लगता है कि क्या फालतू आदमी खड़ा बोल रहा है यार. लेकिन आप उनका एक आर्टिकल पढ़ लें, आपको समझ ही नहीं आएगा, इतना खतरनाक आर्टिकल होता है. मतलब BPW तो कोई है ही नहीं उसके सामने जो उनका आर्टिकल छपे. मतलब वो मांग मांग के उनसे छपाएंगे अपने आर्टिकल्स को. तो बोलने में तो उनकी अंग्रेजी उतनी वो नहीं रहती, लेकिन वो जिस तरह से फ्रेम करते हैं अपने आर्टिकल को और जिस तरह से लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज काफी टफ होती है. तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्टाइल. ये सिंपल और डिफिकल्ट की बात ही नहीं है, मैं ये कहती हूँ. और ये इस तरह की किताबें, इस तरह की रीडिंग्स, ये बहुत सारे बड़े स्कॉलर्स के लिए भी काफ़ी बारी पढ़ना दुश्वार ही होता है, डिफ़िकल्ट ही होता है. इट्स अबाउट क्या लिखा जा रहा है और किस तरीके से लिखा जा रहा है. समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रही हूँ. तो दिस इज़ नॉट अ टास्क फॉर अस टू मेक इट सिंप्लीफाई एवरी टाइम कि अरे भाई सबको समझना है या ये इस तरह होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी. ऐसी मुझे लगता है कि ऐसी बात ही नहीं है. आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर इतना बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे. बड़े स्कॉलर्स के लिए भी काफ़ी बारी दुश्वार होता है. इनफैक्ट आप हिंदी में किताबें देख लें, आपको एक हिलाल अहमद की आपको किताब मिल जाएगी, अल्लाह नाम की सियासत. आप उसकी वो पढ़ लें, आपको बहुत मुश्किल होगी, आप नहीं समझ पाओगे. आपको बार-बार उसको, हालाँकि हिंदी मीडियम से आने वाली जो लोग हैं, उनको भी दुश्वारी होगी. आप उर्दू ज़बान के अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो बहुत सारी उर्दू की अपनी किताबें हैं, जो आपको पढ़ने में काफ़ी दुश्वार लगेंगी. और वो जो है ना, क्योंकि उनके जुमले बनाने का उनका जो तरीका है, थोड़ा लाइक लंबे-लंबे सेंटेंसेस बोलते हैं, जो कि एक स्कॉलरली माइंड की एक एक्सप्रेशन है. मतलब जो छोटे-छोटे जुमले नहीं लिखते, वो लंबे-लंबे जुमलों में अपनी बात करते हैं. बात शुरू होती है, फिर लंबा जुमला जाता है और फिर दोबारा अपनी बात खत्म होते-होते वो पहली वाली जो हवाला देते हैं, उसकी तरफ आते हैं. तो ये एक एक अच्छे स्कॉलर होने की भी एक निशानी होती है. इस तरह माना जाता है हमारे, मतलब एकेडमिक राइटिंग में, की एक खूबी ये होती है. तो इट्स काइंड ऑफ जस्ट अ स्टाइल. और हम खुद उसको पढ़ेंगे
तो बहुत बारी होता है कि हम यूज टू हो जाएंगे, बहुत बारी हम नहीं हो पाते. वी जस्ट नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो स्कॉलर लिखता है वो ये सोच के नहीं लिखता कि मैं किस तबके के लिए लिख रहा हूँ. उसको अपनी बात कहनी होती है एक मकसद से. तो लेकिन समझने सबको होती है, तो हर कोई अब अपने लेवल और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको जिस तरह भी अप्रोच कर सकता है वो करे. ये हमारे मतलब रीडर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है. तो जस्ट बस यही कहना चाह रही थी. कल कल एक क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रही हूँ. मतलब वो एक दलित राइटर है. जेल में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, जेल में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और बहुत ही फूटी फूटी लैंग्वेज उनको हिंदी आती थी. लेकिन उनको अपनी किताबों के ऊपर जब जेल से आने के बाद उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की, वो कुछ भी नहीं था. सिंपल उनके अपनी लाइफ और दलित लाइफ के बारे में जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशंस लिए, किस तरह से उनके साथ हुआ है और लोगों के साथ होता है, जस्ट उसके बारे में उन्होंने बताया. उनको नेशनल अवार्ड हर साल मतलब मिलते जाते हैं उनकी राइटिंग्स के ऊपर. बहुत आसान और बहुत ही अच्छी, मतलब वो एक एक्सप्रेशन, एक काइंड ऑफ राइटिंग है जो दलित ऑटोबायोग्राफी, जिसका आजकल बहुत ज्यादा चलन है, जिसको बहुत ज्यादा आजकल माना जा रहा है, उसको एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा जगह दी जा रही है दलित ऑटोबायोग्राफीज को, उनमें एक वो बात भी मानी जाती है. तो मुझे मेरा ये इसके ऊपर ये टेक था कि कोई ये सिंपल या डिफिकल्ट की हम डिफरेंशिएट मतलब यहाँ करने की, आई डोंट थिंक इस तरह की जरूरत है. राइटिंग्स के अपने स्टाइल्स और अपने वो होते हैं और उसी तरह उसको लेना चाहिए. और हमको अगर समझना है तो लाइक वी रीड इट अगेन एंड अगेन. और बहुत सारे स्कॉलर्स के लिए भी दुश्वार होता है, ऐसा नहीं है कि हम आम लोगों के लिए, बड़े बड़े स्कॉलर्स के लिए भी बड़ी बड़ी किताबें दुश्वार होती हैं. ओरिएंटलिज्म वाज द वेरी बेस्ट एग्जांपल जो सानिया ने शुरू में ही अपनी बात करी थी. ओके, थैंक यू. बस यही था. Assalamualaikum. I would just like to pitch in at this point कि जैसे सानिया दी ने भी कहा कि उस मतलब क्लासिक टेक्स्ट थोड़े ऐसे लिखे जाते हैं, स्कॉलरी टेक्स्ट ऐसे लिखे जाते हैं. व्हाट हैज़ हेल्प मी थ्रू आउट, लाइक आई एम फ्रॉम पॉल साइंस बैकग्राउंड, कि इतना फ्रेट ना करें, हर एक लाइन को समझने की ज़रूरत नहीं होती है. मतलब इट्स इतना अगर उस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाते तो what is the thing that we have to keep in mind is the main argument. उसको लेके चल के अगर हम आगे आगे बाकी चैप्टर्स को समझ, मतलब जब हम पढ़ते हैं तो वी कनेक्ट द डॉट्स कि कैसे वो बात कह रहे हैं कि डिह्यूमनाइज कर दिया है ऑप्रेस क्लास को, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, सिर्फ लीडर्स, मतलब व्हेन यू सी तो वो पिक्चर आपके माइंड में बनता जाता है. सो फिर वो जो कॉम्प्लिकेटेड बुक्स सा जो लगता है कि स्कॉलरली लैंग्वेज में है, बट वो लाइक व्हेन यू कनेक्ट इट टू द योर सोसाइटी तो वो थोड़ा बहुत और इजी समझ, इतना भी नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक ही अवाम के लिए लिखा गया है. ये हम ही हैं वो ऑडियंस, मतलब दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन. आई होप दैट मेक्स सेंस. That's true, तस्कीन. एक्चुअली मैं भी स्टार्टिंग में true, यही that's बोलना true. चाह रही थी कि मैंने भी इस किताब को ऐसे कुरान की तरह नहीं पढ़ा कि हमको हर हर एक एक लफ्ज समझना है, वर्ड टू वर्ड पूरा ट्रांसलेशन करना है. आई स्किप सम ऑफ द पोर्शंस जो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगा था कि एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को शायद बहुत क्योंकि वो पहली बार लिख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो कोई कोई पार्ट्स जो यू जबरदस्ती दिमाग को मैंने स्ट्रेस नहीं दिया कि मुझे हर लाइन उसकी समझनी है, बल्कि ओके आई गॉट द कॉन्सेप्ट कि हाँ चलो बैंकिंग फॉर्म ऑफ एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं. एंड मैंने ये सोचा कि मैं कितना इसको अपने पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ भाई हम लोग को भी तो पढ़ाई इसी तरह से कराई जाती है. तो या जब बात हो रही थी कि प्रैक्सिस क्या होता है, तो मैं इसको कुरान से थोड़ा रिलेट कर रही थी कि कैसे, जैसे ईमान भी जो है वो सिर्फ बोलने का अमल नहीं है बल्कि इट्स ऑल्सो एक्ट. तो अब मैं प्रैक्टिस को सिर्फ, मतलब मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बुक के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करने की कोशिश करी थी, रादर देन कि मैं एक एक लाइन बिल्कुल एकदम अब हमको हर लाइन समझना है. या हाँ, आई थिंक ये जितना भी पॉइंट्स आप लोग ने बोला काफी वैलिड पॉइंट्स एंड इट्स ट्रू कि हर सेंटेंस पे इतना गौर करने का जरूरत नहीं है. बट ओवरऑल जो उनका लाइक बुक के शुरुआत से जो एक मॉडल्स ऑफ एजुकेशन पे डिस्कशन था, वो आई थिंक काफी लाइक प्रोडक्टिव, जैसे सानिया आप भी अभी बोली कि हम लोग के खुद के एक्सपीरियंसेस से काफी लिंक्ड है कि वो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन जिसमें मतलब जो स्टूडेंट्स हैं बस चुप से बैठ के सुने और उनको जो बोला जा रहा है वो बस उनके दिमाग में घुसे और बस उतना ही है. देयर इज नो डायलॉग, कुछ बैक एंड फोर्थ करके कॉन्वर्सेशन नहीं कि ये अगर है तो ये क्यों है या इसका थोड़ा इसके बारे में बात किया. इट इज मोर लाइक एक इंसान है
उससे बढ़ के एक इंसान है जो एडुकेटर है, जिनको ज़्यादा पता है। तो अगर उनको ज़्यादा पता है तो वो बताएंगे और आप चुप से सुनिएगा। तो आई थिंक ये आई एम श्योर हम लोग सब कोई के एटलीस्ट स्कूल वाले एक्सपीरियंसेस में तो ये ही रहा है। एंड उसका काउंटर जो ऑथर प्रपोज करते हैं, वो आई थिंक हमको तो ये लगा, मतलब वो जिस तरीके से लिख रहे थे वो लग रहा था कि ही सेइंग कि ये एटलीस्ट लिखने के वक्त पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है एजुकेशनल सिस्टम्स में। बट आई फेल्ट, और आप लोग भी बताइएगा इफ यू अग्री और डिसएग्री, कि एटलीस्ट कॉलेज लेवल पे आई थिंक स्लोली स्लोली वैसा एक डायलॉगिक मोड ऑफ एजुकेशन एंड डिस्कशन आ रहा है। स्लोली स्लोली वो अब वी कैन सी इट कम इनटू एग्जिस्टेंस कि हाँ, कॉलेज में अगर प्रोफेसर्स हैं तो वो थोड़ा हम लोग को सीरियसली लेते हैं, या अगर हम लोग कुछ पॉइंट बोलते हैं तो उसका काउंटर वो बोलते हैं। फिर एक डिस्कशन चलता है। इट इज़ नॉट जस्ट कि जो बोला जा रहा है वो चुप से सुन के घर आ गए। बट आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से हो, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली अपने दोनों कॉलेजेस याद आ रहे थे, अंडर ग्रेड और पोस्ट आई मीन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का। तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव डिफरेंस था दोनों में। एक में मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे आई वॉज इवन इन लाइक व्हेन आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन आई वॉज फेड, और एक वेसल की तरह मेरे अंदर चीजें भरी गई और आई जस्ट लर्न दैट, लेकिन आई डिड नॉट एक्चुअली नो कि प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है। देन आई वाज आल्सो रिफ्लेक्टिंग ऑन माय टेस्ट डेज वहां पर। तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही थी कि कोई भी बात इसमें ऐसी तो है नहीं जो हमने वहां पर प्रैक्टिकली हम उन्हें डायलॉग्स में मतलब नहीं लाते थे, उनके बारे में बातें नहीं करते थे और रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, नॉट जस्ट विद इन आवर सेल्व्स बट विद इन द लाइक द होल अबाउट द होल वर्ल्ड। प्लस मुझे एक ये भी लगा अबाउट द बुक, जित मतलब मैंने पूरी नहीं पढ़ी है बट 2 चैप्टर्स, तो मुझे एक ये बात भी लगी कि इसमें पूरी जहां तक जितने कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में आए कि शायद पूरी किताब में कहीं भी ऐसी बात तो है ही नहीं विच इज नॉट विच हैज नॉट बीन टॉट इन इस्लाम। बस यहाँ पे गॉड गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके अलावा जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे एक सानिया ने बोला प्रैक्टिस का, या फिर और भी अलग अलग मे बी एज वी मूव फॉरवर्ड तो हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो हर एक बात में इट इज समवेयर और मतलब रिलेटेड टू द सीरा और द कुरान, जहाँ पे मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लाइक डिफरेंट प्रॉफिट्स और इन हिस्ट्री like they have proved that this is how it should be done through uh, like by the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Or I mean it's going somewhere else, but that's what I really wanted to say. नहीं नहीं, दैट्स ट्रू, गोइंग समवेयर एल्स का बात नहीं है। आप आई थिंक आपका पॉइंट बहुत वैलिड एंड इट इज ट्रू कि बुक में दे आर नॉट सेइंग इट लाइक गॉड को ऐसे सेंटर करके, बट उसका सारा एस्पेक्ट्स जो है कि डायलॉग के थ्रू नॉलेज क्रिएशन, और वो कोई जालिम और मजलूम नहीं बट एवरीवन ऑन एन इक्वल फुटिंग जो साथ में बात करें और आइडियाज जनरेट करें। ऑल ऑफ दीज आर वेरी एब्सोल्युटली क्लोजली लिंक्ड टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑल्सो। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, आई कंप्लीटली अग्री जी। मैं भी बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये बुक पढ़ते पढ़ते मैंने कोशिश किया कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करो दिमाग में। जैसे सानिया ने बोला, बहुत सारे पैराग्राफ्स को छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा रेपिटेशन था, थोड़ा से लंबे एक्सप्लेनेशन थे शायद, और एक्सप्लेन करने चाहते थे ऑथर में। लेकिन उसमें से मैंने थोड़ा बहुत नोट्स लिखा जिसमें इस्लाम का बहुत कनेक्शन दिख रहा था। जैसे कि द ओप्रेस्ड जो है, जो जो जिसको जुल्म सहना पड़ रहा है, वो भी जालिम ना बने। बेसिक एग्जांपल्स फ्रॉम इस्लाम, बहुत एग्जांपल्स है। जैसे कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था जी, एक रास्ते से गुजर रहे थे हमेशा, और एक औरत जो उस वक्त इस्लाम में नहीं थी उनके ऊपर कचरा फेंक रही थी, और उन्होंने वो रास्ता नहीं बदला, उन्होंने कंटिन्यूअस उसी रास्ता से गया, और एक दिन देखा कि वो औरत है ही नहीं, कचरा नहीं फेंक रही, तो फिक्र से जाके पूछा कि वो कहाँ है, तो पता चला कि वो बीमार है। उन्होंने जाके उनके ऊपर दुआ पढ़ा। आई नो ये बहुत सिंपल बेसिक एक बहुत सिंपल एक बेसिक एग्जांपल है, लेकिन वो करने से एक सरप्राइज एलिमेंट से ऑफ काइंडनेस, जो पॉलो फ्रेयर भी बोल रहे हैं कि एक टॉलरेंस रहना चाहिए, काइंडनेस रहना चाहिए, और कोऑपरेशन सिर्फ नहीं रहना चाहिए बट कम्युनियन नहीं रहना चाहिए। ये सब इस्लाम में भी है, और जिससे माशाल्लाह वो औरत मुसलमान बन गई।
तो इधर उधर हाँ बहुत टफ रहा है बुक, लेकिन बीच पे यू रीड बिटवीन द लाइंस ना, पढ़ते पढ़ते बीच में थोड़ा सा निकालने तो हमारा कोशिश करे तो आई थिंक ये बुक का माना भी और आसान हो सकता है। एब्सोल्युटली जी। एंड जो जालिम एंड मजलूम का सॉर्ट ऑफ डाइकोटमी इस बुक में जो वो ऑथर बोल रहे हैं, उसका हमको बस एक चीज अभी जहन में आया। हम ये पढ़ते वक्त भी सोच रहे थे कि ये बहुत वैलिड पॉइंट आई थिंक ऑथर ने रखा है कि जैसे आप भी बोली थी कि इस्लाम में थ्रू काइंडनेस थ्रू ह्यूमिलिटी ये इस तरीके से अपना पॉइंट रखा जाता है, अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है। बट एंड आई कम्प्लीटली अग्री, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम सोच रहे थे कि ये करेक्ट पॉइंट है, और एक ओप्रेसिव सिस्टम को इस तरह ही डिसमेंटल किया जा सकता है कि जो ओप्रेस्ड हैं वो लोग ही आवाज उठाएं और वो लोग ही एक्शन लें अपने जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। बट फिर भी हमको ये बात थोड़ा लाइक करेक्ट है, बट थोड़ा खटकता है कभी कभी कि जब कोई ओप्रेसिव सिस्टम है तो उसको भी डिसमेंटल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मजलूम है उस पर पड़ता है, विच इज़ वैलिड बिकॉज जो जालिम है वो तो ऑफ कोर्स कभी नहीं चाहेंगे कि जो सिस्टम से वो बेनिफिट करते हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, कि वो सिस्टम टूटे या वो वीक होने लगे, वो नहीं चाहेंगे। तो ऑफ कोर्स मजलूम को ही ये एज अ कलेक्टिव ये एक्शन उठाना पड़ेगा। बट अगेन कि जिन पर जुल्म हो रहा है उन्हीं पर फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप यू हैव टू स्पीक आउट एंड यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इट। जी हाँ, सिर्फ इस्लाम में नहीं, इंडिया में भी काफी एग्जांपल्स है, जैसे कि टीच फॉर इंडिया है ना, वो फाउंडेशन जो जब टीच करते हैं बच्चों को फ्रॉम अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज। तो मेरी एक दोस्त है जो गुजरात के छात्रा कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ा रही है। और छात्रा स्कूलिंग गुजरात में, आप शायद गोधरा का इंसिडेंट याद करें तो पता होगा कि छात्रा कम्युनिटी के बच्चों को बहुत क्राइसिस जैसे सिनारियोज विटनेस किए हैं, बहुत जुल्म विटनेस किया है। और तो खुद एक बहुत ही अलग ही टाइप ऑफ पर्सनालिटीज रहते हैं, बहुत मुश्किल रहता है उनको समझाने के लिए, लेकिन बहुत काइंडनेस के साथ ये काम कर रही थी और उनमें चेंज भी आया था, फायदा भी हुआ था। तो दिस एग्जांपल जस्ट केम टू माइंड। एक बहुत कंटेम्प्रेरी और मतलब अभी बिल्कुल रीसेंट लेटेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि मतलब जो किताब का पर्पस है, द पर्पस ऑफ द pedagogy of the oppressed is basically to develop a kind of pedagogy जिसमें मतलब जो oppressed हैं वो enable हो जाएं to claim their full humanity। और वो जो full humanity होगी, it is not just by liberating their own selves but also by humanizing their oppressors। तो जो एक latest example मेरे जहन में आ रहा था वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि इसराइली हॉस्टेजेस जो हैं उनको मतलब वो रिलीज हो रहे हैं, और आप उनको जिस तरह से देखोगे तो यू स्टिल सी कि हमस ने उन्हें कितना वेल ट्रीटमेंट दिया है, अच्छे से वो मतलब अगेन एंड अगेन पब्लिकली बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर द क्लोथिंग, थैंक यू फॉर द प्रोटेक्शन। जो इसराइल के मतलब बॉम्ब्स गिर रहे थे उनसे हमें बचाने के लिए, और 10 चीजें वो अलग अलग बोल रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइडियल एग्जाम्पल्स कि जहाँ पे जो ऑप्रेस्ड थे उन्होंने भी उस टाइम पर जब उनके पास वो चीज, वो पावर, वो अथॉरिटी, वो ऑटोनॉमी थी कि वो वहां पर कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया। एंड दैट ऑल्सो कम्स, आई मीन आई डोंट वांट टू yeah, I mean I'm not sure about this platform but I don't want to like defend a particular group, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि maybe they are also well aware of their own selves। तो उनके पास कोई बहुत डिग्रियां नहीं है, कुछ नहीं है, बट अगर वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तो दे आर अवेयर ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। और क्योंकि वो अवेयर हैं उसके बाद उन्होंने मूवमेंट क्रिएट किया और उसमें हिस्सा लिया, वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद जब व्हेन दे आर गेटिंग जो भी लिल विक्ट्रीज, उसमें दे आर शोइंग दैट हाउ इट इज डन through humanizing their oppressors and not actually again like further dominating or oppressing them। बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक पॉइंट है ये बुक में, एक चैप्टर में ऑथर बोल रहे कि डायलॉग करना चाहिए बिटवीन विद द ऑप्रेसर्स, और सिर्फ इसके लिए पहले
खुद से डायलॉग करना चाहिए। क्या हम भी इग्नोरेंट है? क्या हमको भी कोई कमी है हमारे समझ में कि क्या हो रहा है? हमको खुद की कमियों के एहसास होना चाहिए, फिर ही हम जो हम पर जुल्म कर रहे हैं हम उनको समझ के उनके साथ मिलके चेंज, रेवोल्यूशन, क्रांति ला सकते हैं। तो आपने जो बोला इसके साथ बहुत मिलजुलता है ये डायलॉग का कॉन्सेप्ट, सेल्फ डायलॉग, सेल्फ अवेयरनेस। इसके बारे में बहुत लिखा है ऑथर ने। जैसे प्रैक्टिस में बात हो रही है तो उसमें है रिफ्लेक्शन प्लस एक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो उसमें उन्होंने ऑथर बोल रहे हैं कि द रिफ्लेक्शन इज नॉट अबाउट योर ओन सेल्फ ओनली बट द वर्ल्ड अराउंड, लाइक विद द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन। तो वही है कि अगर किसी जो ऑप्रेस्ड है और जो पेडागोजी भी जिस तरह से जिसकी नीड है डिजाइन करने की, तो वो ऐसे ही होनी चाहिए कि वो खुद के बारे में अवेयर हो, उस वर्ल्ड के बारे में अवेयर हो और उसके बाद मतलब आगे बढ़ा जाए। हाँ, और इस मामले में हमको ऑथर का ये जो वो थोड़ा एम्फोसिस करके बोलते हैं प्रैक्टिस के ही मामले में, ये पॉइंट की जो एक्शन और रिफ्लेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो स्टेप बाय स्टेप एक के बाद आए, कि पहले आप बैठ के बहुत रिफ्लेक्ट करिए और फिर उसके बाद जब आपका रिफ्लेक्शन पूरा खत्म हो गया फिर आप एक्शन लीजिए, ऐसा नहीं है। वो लाइक साइमल्टेनियसली दोनों आप एक साथ, आपका एक्शन वाले डायरेक्शन में भी चलता रहेगा टू लिबरेट योर सेल्स एंड एवरीवन हु इज ऑप्रेस्ड, बट एट द सेम टाइम जो रिफ्लेक्शन है वो भी बैकग्राउंड में चलता रहे साथ साथ, सो दैट यू नो रिफ्लेक्शन से एक्शन इम्प्रूव हो, फिर एक्शन से रिफ्लेक्शन इम्प्रूव हो, एक साइकिल की तरह। अच्छा, जो लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, आई मीन क्योंकि उनके लिए आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हो, मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये बुक जो है वो 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। और चारों मतलब बुक का जो मेन आइडिया है वो ये है कि अम, कि हम लोग की जो सोसाइटी है उसमें ऑपरेशन है। और हम और जो लोग ऑपरेस्ड हैं, कुछ कुछ पार्ट्स है बुक के जो मैंने हाईलाइट किया, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको सिर्फ चैप्टर 1 को मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करूं। बट तो चैप्टर 1 में जुल्म और आज़ादी की बात की गई है कि जुल्म का वजूद क्या है और इंसान की आज़ादी की ज़रूरत क्यों है। तो डिह्यूमनाइजेशन एक सेंट्रल मसला है कि किताब में कहते हैं कि डिह्यूमनाइजेशन चल रहा है। तो डिह्यूमनाइजेशन का अगर उर्दू में बोलेंगे तो मतलब जहाँ पे इंसानी हुकूक, इज्जत या खुद मुख्तारी नहीं हो इंसान में। तो पूरा बुक ही इस चीज से डील करता है कि ये जो डिह्यूमनाइजेशन है इसको हम लोग ह्यूमनाइजेशन में कैसे बदले, और जो जिन पे जुल्म किया जा रहा है वो खुद अपने आप को और अपने जुल्म करने वाले को लिबरेट कैसे करें। तो अम, तो चैप्टर 1 में वो लोग बोलते हैं कि जो मजलूम है, जिस पे जुल्म हो रहा है, वो आई थिंक आई शुड शेयर, चलो शेयर नहीं करते हैं। हाँ, तो बेसिकली कि तो मकसद बुक का ये है कि आप अपने आप को कैसे, जो आप ऑपरेसर है वो जो ऑपरेस्ड है वो अपने आप को कैसे लिबरेट करे और ऑपरेसर को भी। और वो बोलते हैं कि जब स्ट्रगल का इनिशियल स्टेज होता है तो जो मजलूम है वो वो ये नहीं चाहता, वो आजादी नहीं चाहता है, बल्कि वो और अपने अ, अपने अपने जालिम को कॉपी करने की कोशिश करता है। और हम लोग ये बहुत देखते हैं, अगर आप देखिए कि जिन लोगों में या हम लोगों में जब कॉन्शियसनेस नहीं होता है तो हम लोग और उन लोगों की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हम पे जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो एक्सट्रीम वेस्टर्नाइजेशन हो या असिमिलिएशन हो। बिकॉज हमें, क्योंकि वो ही उनके ही नॉलेज सिस्टम वैलिड है, उनके ही कल्चरल चीजें वैलिड है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम अपने कल्चरल उसकी बात करें या अपनी राय रखें, अपने थॉट प्रोसेस रखें, अपने डायलॉग्स रखें, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह बने, हम उनकी तरह कपड़े पहने, हम उनकी तरह बातें करें, वहां पे जो चीजें कूल मानी जाती हैं हम वो चीजें करें। तो हमारा आइडिया ऑफ कूलनेस भी उनसे होता है। मतलब ये किताब में नहीं लिखा हुआ है बट टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज ऑफ स्ट्रगल में ये जो मजलूम है वो ये करता है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? Agreed, very Anybody much. else want to talk? बिल्कुल। Yes, Yeah. sir.
बोलिए, कौन कोई बोल रहा था, प्लीज बोलिए। बिल्कुल, आई थिंक जैसे हम मतलब हम कॉलोनाइज लैंड्स में रहे हैं और जिस तरह से हमारे दिमागों में भरा गया है कि इंग्लिश या फिर एक सर्टेन वे ऑफ एटिकेट और टेबल मैनर्स और कॉफी टॉक्स पे क्या टॉपिक्स होने चाहिए, मतलब ये सारी बातें जो रही हैं, तो हमने जो इनिशियली आई एम श्योर कि अलग अलग स्टेजेस पे हमने ये रियलाइज किया होगा कि जो भी हम करते आ रहे हैं दैट वाज एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन ऑफ आवर ओन कॉलोनाइजर्स और आवर ओन ऑपरेसर्स जिनको हम करते आए हैं और उनको आइडियलाइज करते आए हैं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली। तो आई मीन आई डू अग्री विद दिस। दैट्स ट्रू। तो फिर वो मतलब ऑथर कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि जो मजलूम है, तो वो एक ऐसा पेडागोजी कैसे लिबरेशन का करे, मतलब वो अपने आप को आजाद कैसे करे जब वो उसी की तरह करने की कोशिश कर रहा है, कि एक डुअलिटी में रह रहा है कि दे वांट टू बी लाइक द ओप्रेसर, तो वो अपने आप को आजाद नहीं कर सकता। तो वो आजाद करने का तरीका ये किताब बताता है कि आप कैसे कर सकते हो। और वो एक क्रिटिकल डिस्कवरी है कि आप भी और जो आप पे जुल्म कर रहे हैं वो दोनों एक मैनिफेस्टेशंस है डिह्यूमनाइजेशन का। और लिबरेशन जो है वो एक बच्चा पैदा करने के तरीका का होता है कि बहुत तकलीफदेह प्रोसेस है अपने आप को लिबरेट करने का, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। लेकिन जब आप एक नए इंसान की तरह, एक नई शख्सियत की तरह आप निकलते हो, तो वो है आपका एक्चुअल ह्यूमनाइजेशन। एंड इस प्रोसेस में आप अपने ओप्रेसर से पूरा कट ऑफ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनको कॉपी भी नहीं कर सकते हो। और फिर बुक जो है अपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में जाता है कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। हाँ बिल्कुल सानिया, मैं भी एक पॉइंट पे टच करने वाली थी कि चेंज आसान नहीं है। शायद वो इंडिविजुअल लेवल हो या फैमिली लेवल या कम्युनिटी लेवल या ग्लोबल लेवल पे हो, इट इज लाइक चाइल्ड बर्थ। इसी को कहते हैं रेवोल्यूशन, एंड देयर इज नो पेन गेन विदाउट पेन। बिल्कुल तकलीफ होगी। और इसके लिए पहले ओप्रेसर जो है, जो जुल्म कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि खुद सिर्फ जिस पे जुल्म हो रहा है उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि वो बाहर आए, क्रांति करे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जालिम जो है वो नहीं बदल सकता, लेकिन जालिम को भी समझना चाहिए, दैट इज माय थ्योरी, माय परसेप्शन, कि वो एक कैदी है। एक कैदी है कि वो बाहर नहीं आना चाह रहा है उसके एनवायरनमेंट से जहाँ पे वो जुल्म कर रहा है दूसरों पे। और बुक में लिखा है कि ये लोग जानवर की तरह होते हैं। जानवर मतलब कि जानवर मजबूर होते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कैसे एनवायरनमेंट में है, और वो एक फ्लैट वर्ल्ड में रहते हैं। दीज आर द वर्ड्स ऑथर यूजेस, वो फ्लैट दुनिया में है, वो बाहर नहीं आ सकते और इनएक्टिव रहते हैं, और एक नर्शिया रहता है, चेंज नहीं होता है। और मुझे याद आया पढ़ते वक्त कि कुरान में भी कहा है कि जहन्नम में, अस्तगफुरुल्लाह, जहन्नम में ऐसे लोग रहेंगे जो जानवरों से भी बदतर रहेंगे। तो है इस दुनिया में भी, और थे, और शायद रहेंगे, अल्लाह की पनाह, जो लोग बहुत जुल्म करते हैं लोग पे, और बिल्कुल इस तरह की जानवर से भी बदतर रहते हैं। और ये कैदीपना उनमें भी रहता है, और कैदीपना हम में भी होते हैं जिन पे जुल्म होता है। तो उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। और बस छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमको हर जगह दिखते हैं जहाँ की ये कैदीपना दिख रहा है। जैसे कि आप देखिए ना, इंडिया में भी अभी भी इस वक्त में, इस मॉडर्न वक्त में बोल रहे हैं कि बहुत तरक्की हो रहा है, लेकिन लोग अपने आप को छोटे समझते हैं, कम क्लास या कम कास्ट से। और कोई बड़े मियाँ दिखे तो हाथ बन के खड़के इज्जत से कहते हैं। एक वो कल्चरल माइंडसेट है, एक आदत सी पड़ जाती है। ऑथर ने वो भी बहुत बोला है बुक में, अडेप्ट हो जाता है इंसान की कंडीशंस को, आदत सी पड़ जाती है, और बदलना बहुत मुश्किल है। जैसे सानिया ने कहा, चाइल्ड बर्थ की जैसा बहुत पेनफुल रहता है। तो जस्ट टू कंक्लूड कि चैप्टर 1 जो है वो कंक्लूड इस चीज पे करता है, पहले तो एस्टैब्लिश करते हैं कि भाई तुम रिकग्नाइज करो कि तुम अप्रेस किए गए हो, और दूसरा कि तुम्हारा जो लिबरेशन है वो जो अप्रेस करने वाले को जो तरीका है, जो जालिमों का तरीका है, वो तुम्हारे लिबरेशन का तरीका नहीं हो सकता। वो फंडामेंटली अलग होना चाहिए। तो जालिम का तरीका क्या है? प्रोपेगेंडा है, मैनेजमेंट है, मैनिपुलेशन है, ये सारे आर्म्स ऑफ डोमिनेशन है। और अगर आप अपने रिह्यूमनाइजेशन की बात कर रहे हो,
मतलब अपनी इंसानियत को फिर से जगाने की, तो और लोगों की इंसानियत को। तो आप प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन, कल्चरल अप्रोप्रिएशन के थ्रू आप नहीं कर सकते हो। आपका जो तरीका है वो बहुत अलग होना चाहिए। और फिर वो उस तरीके के बारे में जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि वो डायलॉग है विद द ओप्रेस्ड, और वो डायलॉग किस कंडीशन में होना है, कैसा होना है। आई एम होपिंग समवन एल्स विल गो ओवर इट। बट जस्ट टू एस्टैब्लिश, मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए जो नहीं पढ़े हैं, तो पहला चैप्टर यही कह रहा है कि आप आपका डिह्यूमनाइजेशन है, आपको डिह्यूमनाइजेशन कैसे निकलना है, और किन तरीकों से निकलना है, और आपका तरीका जो है वो ऑपरेसर के तरीके से अलग होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मुझे एक बात और ऐड करनी थी इसी मतलब इसी चैप्टर से मुतालिक, जैसे कि अ, मतलब वी डू एक्नॉलेज कि वी कम फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड लैंड और कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी और माइनॉरिटाइज्ड, और हम ऑप्रेस्ड वाली कैटेगरी में अपने आप को एसोसिएट करते हैं। बट आई थिंक एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो एसोसिएट आवरसेल्व्स विद द कि मतलब कहीं हम उस ऑपरेसर कैटेगरी में नहीं जा रहे हो, बिकॉज वी आर सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज्ड एज वेल, कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने किताब पढ़ी है, या फिर हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं रह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जैसे कि फॉल्स जेनरोसिटी का एक बात हुई है चैप्टर 1 में। तो उसमें ये बात हो रही है कि जो एलीट हैं वो मतलब ये की अटेम्प्ट करते हैं कि अपनी अपना पैसा या जो भी उनके पास मतलब एक रिसोर्सेज हैं उसको थ्रो करने की कोशिश करते हैं एट द ऑपरेस्ड, ये सोच के कि मतलब दे आर द वंस हु आर एट द ऊपर वाला लेवल। और बहुत सारे उसके एग्जाम्पल, जैसे कि कोई वर्ल्ड एड प्रोग्राम्स देख लें हम डेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में, इनफैक्ट बाय द प्रिविलेज्ड और द सो कॉल्ड आई मीन बाय द प्रिविलेज्ड और एलीट पीपल, जो हु आर सो कॉल्ड जेनरस एज वेल। और वो ये, लेकिन वो एक्चुअल में ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज हैं वो कम होनी चाहिए, उनको रिड्यूस करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट डूइंग इट, और वी आर डूइंग इट, बट जस्ट टू आल्सो कीप इन आवर माइंड कि वी शुड आल्सो एसोसिएट आवरसेल्व्स कि कहीं हम ऐसी वाली कैटेगरी में तो नहीं जा रहे हैं। अगर हम जा रहे हैं तो वी नीड टू बैक ऑफ फ्रॉम देयर एंड लाइक अपने आप को सुधारने की, ठीक करने की जरूरत है। एक एक मतलब किताब डेविल ऑन द क्रॉस, उसमें मतलब एक जो केनियन नॉवेलिस्ट ने लिखी है, वो ये बोल रहे हैं कि दीज पीपल ब्रिंग चैरिटी टू अस इन डे एंड रॉब अस एट नाइट। तो ये मतलब एग्जाम्पल वो इस तरीके से देते हैं कि शुरू कि मतलब ये हमें बहुत सारी चीजें बांटते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज बांटते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर एक्चुअली नॉट, मतलब उससे सिर्फ वो अपना नाम कमा रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग इट। तो एज अ मुस्लिम एज वेल वी नीड टू कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन। तो अभी आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई कि हम लोग ने जो ये दो कैटेगरी बना ली है कि मजलूम और जालिम, ऑपरेशन ऑपरेसर की, एक्चुअली अगर हम इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव देखें और रियलिटी में भी देखें तो हम लोग दोनों एट द सेम टाइम हैं, एंड वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ बीइंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल कि आपका शौहर आप पे ज्यादती कर रहा है, तो आप बहुत क्लियरली बोल दोगे कि मैं तो मजलूम हूँ और शौहर जो है जालिम है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को मार रहे हो और आपका ये यही तरीका है कि आप डरा धमका के बच्चे को बच्चे की आप तरबियत कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उसी पोजीशन में, उसी जिंदगी में आप जो है वो जालिम बन गए और बच्चा मजलूम हो गया। और अगर आपके कोई काम Yeah. करने आती है और आप उसको गालियां देते हो, उसको तनख्वाह वक्त में नहीं देते, उससे ज्यादा काम कराते हो, तो फिर आप अगेन आप जालिम बन गई और वो मजलूम हो गए। और वो लेट्स से जो काम करने वाली है वो जाती है घर में और वो अपने बच्चे को मारती है, तो उस पोजीशन में वो जो मजलूम थी अब वो जालिम बन गई। मतलब मैं कह रही हूँ कि हम लोग सब, एंड दैट्स व्हाई द बुक इज आल्सो रेलेवेंट, कि वो सिर्फ ऑपरेसर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा है, वो ऑपरेस के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा है। और हम लोग सब एक पॉइंट ऑफ टाइम में हैं अपने प्रिविलेज की वजह से भी और बहुत सारे वजह से, वी आर नहीं, बोथ। एग्जैक्टली मतलब आई डू अग्री विद दिस। एक्चुअली मैं यही बोल रही हूँ कि हमें अक्सर एज अ ह्यूमन हमें ये आदत हो जाती है, या हम सोचने लगते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स कि वी आर एसोसिएटिंग आवरसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर
कैटेगरी कि या तो हम ऑपरेसर और मे बी इन दिस केस हम सोचें कि हम ओके हम एक उस लैंड से आ रहे हैं, ऐसे ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं तो हम ऑपरेस्ड हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर आल्सो समवेयर इन सम वेज, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो हमारी पब्लिक लाइफ में हो, मतलब अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग स्टेयर्स में हम ऑपरेसर की तरह भी एक्ट कर रहे होंगे शायद। तो उसको हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है साथ में कि वो हम कैसे उसको उस कैटेगरी में ना पहुंच रहे हो। मतलब वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी inshallah a parent or in a leadership position, but how are we leading that leadership position, वो important है क्योंकि वो हमेशा होने वाला है। इनफैक्ट अगर हम बिल्कुल सबसे ज्यादा भी जुल्म हमारे साथ हो रहा होता उसके बाद भी अल्लाह ने कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन में हमें रखा होता जिसमें हम भी किसी के ऊपर वो अथॉरिटेरियन नेचर रखते हों, नेचर नहीं मगर एक अथॉरिटी रखते हों, तो हमें ये देखना है कि उस टाइम पर हम कैसा उसके साथ डील कर रहे हैं। Are we giving them full space to humanize themselves, and not giving like working with them to so that they also uh, get to know themselves and humanize themselves? आई थिंक इस तरीके से लाइक पर्सनल लाइफ के मामले में जालिम और मजलूम का जो आइडेंटिटीज है, ये बहुत सही पॉइंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है सोचने के लिए कि ये आइडेंटिटीज को इतना मतलब पकड़ के नहीं रहना है। ये बहुत उस तरीके से फ्लूइड होते हैं कि अगर कोई दो लोग के आपस में अगर इस इधर हम मजलूम हैं तो कोई और दो लोगों के बीच का लाइक विथ मी एंड समवन एल्स कोई एक दूसरा इंटरपर्सनल रिलेशन होगा मे बी, जिसमें हम एक थोड़ा सा पावर के पोजीशन में हैं, हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो वो हर डिफरेंट इंटरेक्शन और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी से या किसी और जेंडर आइडेंटिटी से अगर हम ओप्रेस्ड हैं तो और किसी तरीके से हम ओप्रेसर हो ही नहीं सकते हैं। वो दैट इज वेरी ट्रू कि वो सोचते रहना है हर वक्त, इस पे थोड़ा गौर करने का है। यस, इंटरेस्टिंगली चैप्टर 3 या 4 में कुछ सिमिलर है। यहाँ पे आप अभी जो बात हुई आपने बोली इसके बारे में, ओप्रेस्ड या ओप्रेसर, हम कौन सी कैटेगरी में होते हैं। तो ऑथर ने खुद ये बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें इस बात ने पे टच किया है कि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चीज को क्या नाम दें, और इसके लिए वर्बलिज्म डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, क्या नाम देते हैं क्या चीज को। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने ये भी कहा कि मार्जिनलाइज कहते हैं लोग को, और ऐसे बोलने से लोग समझ जाते हैं कि हाँ वो मार्जिनलाइज है या हम मार्जिनलाइज है, एक अस एंड देम का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो जाता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि असल में वो अलग नहीं थे, वो हमारे साथ ही थे। हमने इस तरीके से उनको ट्रीट किया, आई मीन मतलब हम मतलब जो जुल्म करते जो जालिम है इस तरीके से उनके साथ सलूक किया है कि वो समझ जाते जो जिन पे जुल्म हुआ कि वो अलग है। और ये नेमिंग और ये डायलॉग इस सब में मिलजुलता है, इसलिए नेमिंग और एजुकेशन किस तरह से बात करते हैं और क्या अल्फाज यूज करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन में। एजुकेशन मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम सिखाते हैं लोग को कि वो कैसे जुल्म से के हालत से बाहर है। एक और चीज जो इस किताब और इस्लाम में बहुत ज्यादा है, जैसे द होल आइडिया ऑन लिबरेशन। मैं यास्मीन मुजाहिद का एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब प्रॉफिट मदीना एंटर करे तो कहे कि ओ माय पीपल, आई एम हियर टू लिबरेट यू फ्रॉम द शैकल्स ऑफ, रुको रुको, हाँ। तो उसमें द वेरी आइडिया इज कि Islam is also there to liberate us from materialism, from these worldly, मतलब जो भी दुनिया में है, ग्रीड है, एरोगेंस है, एंड जो अल्लाह से कनेक्शन है उसको कायम करने के लिए, एंड दिस इज अल्टीमेट लिबरेशन, राइट? Noor has lot to speak, so I have to cut short. और ये भी बोला था किताब में लिबरेशन जब आप बोल रहे हैं
कि लिबरेशन एजुकेशन जो है ना, इसमें जहनी एप्लीकेशन की इतनी ज़रूरत है कि मुझे लगा कि एक एग्जांपल इंडिया में है कि अभी ये बुक का भी आप ले लो। बोल रहे हैं थोड़े लोग, बोल रहे हैं कि सिस्टर्स कि हम थियोरेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो हमको ये बुक समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं मतलब कि दे कुड नॉट गो बियॉन्ड अ चैप्टर और टू, वो वैसे। I just wanted to ask if what are your thoughts on this, and because the author is repeatedly talking about the banking concept of education, जैसे कि चैप्टर 2 एक्चुअली पूरा इसके बारे में कि बोल रहे हैं कि एजुकेशन एक बैंकिंग जैसा हो गया है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिपॉजिट किया जाता है, लोग वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं जैसे कि वैसे ही, और फिर वो खुद से सोचते नहीं, जो इंफॉर्मेशन रिसीव होता है बस वैसे यूज करते हैं, और इससे विशियस साइकिल होता है, ऑपरेशन चलता रहता है। इसीलिए वो अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, कॉन्शियसनेस नहीं आता है, और इससे टिरनी और जुल्म कंटिन्यू होता है, और जो जुल्म कर रहे हैं उनके आइडियाज को बांटते हैं और ओप्रेस करते हैं लोग को उनके आइडिया से कि देखो हम जो बोल रहे हैं वही सही है। और दिस इज कॉल्ड द बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। चैप्टर 2 में बहुत डिटेल से बात किया गया था इसके बारे में। So I'm just wondering how it is similar to the Indian education system in many ways in some parts of the country as well. So I was just wondering, आप अगर किसी ने कुछ इसके बारे में कुछ शेयर किया, thoughts would be very nice. एक्चुअली जो बैंकिंग मॉडल है वो पूरे इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड, इट्स वेरी मच रेलेवेंट टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। स्कूल्स में स्पेशली बैंकिंग मॉडल की तरह से ही पढ़ाई की जाती है। टीचर आता है क्लास में, जो भी उनको कहना होता है वो बस पढ़ा देता है एंड दैट्स इट। सो ये जो डायनामिक है स्टूडेंट टीचर का, जहाँ पे टीचर के पास नॉलेज है, स्टूडेंट्स के पास कुछ नहीं है। आइडियली क्या होना चाहिए, दैट स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू क्वेश्चन। क्रिटिकल एनालिसिस में क्रिटिकल अवेयरनेस आती है, वो क्वेश्चन करने से आती है, कॉन्सेप्ट ठीक तरह से समझने से आती है। बट नॉर्मली स्कूल्स में इंडिया में वही होता है, टीचर्स आता है, टीचर्स कम, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको सब पढ़ा देंगे, यू राइट दैट इन योर एग्जाम, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। I've noticed कि आजकल काफी सारे कॉलेजेस दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस बैंकिंग मॉडल। मैं खुद एज अ प्रोफेसर जब पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो आई एम टोल्ड बाय माय सुपीरियर्स, क्या लेट द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर ओन ओपिनियन। आप उनको मत बोलो आपका क्या ओपिनियन है, स्टूडेंट्स को पढ़ने दो, लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट दे थिंक एंड उनसे आने दो ओपिनियन। उससे क्या होता है दैट दे आर एबल टू थिंक, they are able to put themselves in the shoes of the oppressed and understand. ये काफी सारी किताबें हैं जो मुस्लिम ऑथर्स की भी मैं अपने कॉलेज में पढ़ाती हूँ। सो काफी सारे हिंदू बच्चे भी हैं जो दे आर वेरी वेरी क्रिटिकली अवेयर, उनको सब समझ में आता है, बिकॉज आई डोंट ब्रिंग देम व्हाट द ओपिनियन शुड बी लाइक। मैं उनको बुक पढ़ने देती हूँ, आई फैसिलिटेट वेयर टू गो विद द ओपिनियन, बट दे आर द वंस हु क्रिटिकली थिंक। मैं उनको सोचने का मौका देती हूँ, उनको बोलने का मौका देती हूँ। द ओपिनियन ऑलवेज कम्स फ्रॉम देम। इसे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड भी बोलते हैं, और टीचर सेंट्रिक मेथड जो स्कूल में मोस्टली होता है, you come and teach them and that's it. But in colleges mostly professors are trying to involve that student centric method, that is students खुद critically अपने questions raise करें। That's one thing that very important in student centric method, they should question everything। ऐसा क्यों है, why is the oppressor in power and why is the oppressed powerless? The questions one by one, once you start answering the question, उनके अपने आप समझ में आ जाता है। they don't always have to understand the facts and the actual factual history of everything. 1947 में ये हुआ, 49 में ये हुआ, that's not important as long as they understand the concept. So the thing is slowly changing। काफी सारे कॉलेज, अर्बन कॉलेज में मुंबई में मैंने देखा है कि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड आ रहा है। मैं खुद अपने कॉलेज में देख रही हूँ कि प्रोफेसर्स आर एनकरेजिंग इट, बट काफी सारे रूरल कॉलेजेस में वो अभी भी नहीं आया है, बट स्लोली इट्स चेंजिंग। आई थिंक जो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन के बारे में ऑथर बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो ऑफ कोर्स, बिकॉज वो उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो रेलेवेंट है ही। बट हमको लगता है कि एटलीस्ट बहुत सारी सोसाइटीज़ में, स्पेशली हम लोग का सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जिस तरीके से सेटअप है, ये बैंकिंग मॉडल जो है ना, वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिखता है। आई थिंक हम लोग के सोसाइटी में वो इतना लाइक अंदर तक उसका रूट्स है, और वो इतना डीप है हम लोग के सोसाइटी में कि हम लोग के किसी भी तरीके के कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई करता है। मतलब हमको लगता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी, और कोई भी, जैसे हम लोग को बुजुर्ग, वी आर ऑल्सो टॉट कि हम लोग अपने से बड़े को भी
ना क्वेश्चन करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या कोई रैंडम अंकल या आंटी हो जिनसे हम लोग पहली बार भी मिल रहे हैं। अगर उनके किसी बात से हम लोग कंप्लीटली सहमत नहीं हैं तो भी वी आर नॉट इनकरेज टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, चाहे वो कोई भी बेसिक चीज के बारे में ही हो, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन। तो ये जो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है कि जो तुमसे सुपीरियर पोजीशन में है, जो तुमसे सपोजिटली ज्यादा जानता है, वो तुमको जो भी दे रहा है तुम अनक्वेश्चनिंगली, तुम बिना सोचे या बिना उसके बारे में सवाल किए तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। ये आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में ऑफ कोर्स, बट उसके बाहर भी हम लोग के हर इंस्टीट्यूशन और हर सिस्टम का ये एक बहुत कोर हिस्सा है। दैट्स वेरी वेरी ट्रू, दैट्स सो ट्रू। हमें समाज में औरतों को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जहाँ तुम जा रही हो वो लोग जैसे रख रहे हैं तुम वैसे रहना, वो लोग बोले हिजाब उतारो तो उतारना, वो लोग बोले पहने तो पहनना, हाँ अपना खुद का वजूद नहीं है। जो मतलब वही है ना, बैंकिंग मॉडल है, बस डिपॉजिट कर दिया है और यू हैव टू जस्ट, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, खुद के वैल्यू सिस्टम नहीं डेवलप करना, खुद का थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप करना, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो। हाँ, तो हम लोग को आई फील कि लाइक बचपन से सॉर्ट ऑफ वैसे ही सेटअप किया जाता है सोसाइटी में कि तुम मत कुछ भी क्वेश्चन करो, और जो भी मिल रहा है वो चुपचाप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लो। इसीलिए ऑथर ने भी बोला है कि आयरॉनिकली जो एजुकेशन है वो आजादी का जरिया बनने के बदल जुल्म का जरिया बन जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वे ऑफ फ्रीडम, इट बिकम्स अ प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन, अनफॉर्चुनेटली। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि फिर इस सिस्टम में हम लोग को यही सिखाया जा रहा है कि तुम किसी भी सिस्टम को उसके बारे में सवाल ही ना पूछो। तो अगर हम सवाल ही नहीं पूछेंगे तो हम ये कैसे रियलाइज करेंगे कि हाँ ये सिस्टम हमको दबा रहा है, या ये तरीके से हम अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस्लाम में ये भी कहा जा रहा है कि समझता है, अल्लाह रहमान है, समझता है कि हम हमेशा एक्शन नहीं उठा सकते हैं, क्रांति नहीं कर सकते, हर सर्कमस्टांस, सिचुएशन, एनवायरनमेंट नहीं अलाउ कर सकता है हमारे खुद की अच्छाई और भलाई के लिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि अगर कुछ जुल्म दिख रहा है, कुछ गलत दिख रहा है, तो तुम रोको उसको, कुछ प्रैक्टिकली हाथ से करो उसको रोकने के लिए। अगर वो नहीं हुआ तो मुंह से बोलो कि ये जुल्म है, ये गलत है, जो भी है, और उसके खिलाफ बात करो। अगर वो भी नहीं हो सकता तो दिल में मान लो कि ये गलत है, और उसको मानो मत, दिल में एक्सेप्ट मत करो। So I was just thinking this is how also relevant to this point. In many ways in our country, हमारे minority community में कि अक्सर हम कुछ प्रैक्टिकली कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन not to the level which is expected or allowed at this point of time. एंड आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बिल्कुल बैंकिंग एजुकेशन मॉडल था। मैं कुछ हमें कुछ बताया ही नहीं गया, इन दी सेंस हिस्ट्री ऐसा पढ़ा दिया गया कि जैसे कि बस सब चीज फिक्स्ड है। लेकिन कि ठीक है चलो ये मॉडल रिविजनिस्ट है, ये पहले वाला था, ये अभी था। लेकिन जब मैं टिस में गई और टिस में पहली बार मैंने पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड एक रीडिंग की, उस वक्त पता चला कि यार समाज कितने अलग तरह से स्ट्रक्चर्ड है, और हमें तो कभी मतलब हिस्ट्री पूरी पढ़ के निकल गए, दलित समाज के बारे में पढ़ा ही नहीं कभी। इट वाज ओनली आफ्टर टेस्ट which we started reading कि भाई क्या क्या hierarchies हैं, किस हिसाब से दुनिया ऑपरेट कर रही है। एंड स्मॉल टिडबिट, इवन मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल के आप देखिएगा जो मॉडल है हम लोग का, डायलॉग और जिस तरह से हम लोग फंक्शन करते हैं, एक्चुअली आई वाज इंस्पायर्ड। उस वक्त मैंने पढ़ा था, फिर मैं भूल गई, लेकिन आई वाज इंस्पायर्ड बाय दैट, एंड दैट्स व्हाई हम लोग के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग है, यू वुड सी कि इट फॉलोज दिस मॉडल। हम लोग ज्यादातर हम लोग जो कुरान भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज इन अ वेरी डिफरेंट वे। So it emerged from there, a bit of it, definitely. Mashallah, yes, very much agreed. And that is what attracts me towards Muslim Women Study Circle. कि यहाँ पे it's not like one scholar
talking and everyone else passively listening. It's very much कि सब लोग actively contribute करते हैं कोई भी discussion में. As an IB educator मैंने भी ये एक saying सुना था क्योंकि खुद की education हुई Indian schools में and it was all rote learning जहाँ पे teacher आती थी सामने बैठती थी and book खोल के उसमें से पढ़ती थी and we used to listen to it and very less it was like a discussion. And when I turned into a teacher, I was giving more. मतलब मैं accidentally teacher बनी, but when I became a teacher, my idea was more of कि student को involve करना है because उसको interest आना चाहिए अपनी पढ़ाई में. तो मेरा approach वो रहा. And then when I got IB, मैंने ये proverb सुना था कि it went like. It's not about being the sage on the stage, it's about being the guide on the side. कि आप गुरु की तरह सामने बैठ के सब डिक्टेट करोगे तो आप बच्चों को क्या ही encourage करोगे growth की तरफ. Like instead your job is to inculcate these skills, whether it's thinking skills or communication skills or research skills. ये skills को approaches to learning कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल बैकलॉरेट में. तो आप ये स्किल्स को बच्चों में इनकलकेट करो अपने अपने सब्जेक्ट्स के जरिए बिकॉज ये स्किल्स उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाएंगी जो उनको हमेशा काम आएगी. ना ही कि आपका जो कंटेंट वो जो कि 10 साल के बाद मे बी आउटडेटेड हो जाएगा, but it is the skills that will remain with the child through and through his life. So we aim to make students into lifelong learners, and I think that is the approach what this book was talking about. I think is बहुत ज़्यादा गुरु शिष्य काइंड ऑफ थिंग से बैंकिंग मॉडल मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा गुरु शिष्य में आप देखो किस तरह से वो अपना अंगूठा काट के दे देते हैं ना, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बैंकिंग मॉडल पे एम्फेसिस है उस तरह का. और कभी कभी ये इस्लामिक मॉडल्स में भी बोरो हो जाता है टीचिंग पेडागोजी में. मुझे याद है कि आलमियत की एक कोर्स है, मतलब मेरी एक दोस्त कर रही है और वो कहती थी कि जब भी वो कोई सवाल पूछती है वो कहते हैं ये अदब के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ है. तो मतलब एक रिस्पेक्ट के डिस्गाइज में यू नॉट एंगेजिंग क्रिटिकली. आप डील हो सकता है आप रेडी भी नहीं हो टू डील विद सच क्रिटिकल थिंकर्स क्योंकि हमारा पेडागोजिकली प्रॉब्लम है इस्लाम को भी समझने का. हम लोग वी हैवंट फेस कि आज की रियलिटी को हम लोग कैसे अलाइन करें विद दैट, बट ये इस्लामिक सर्कल्स में भी इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. especially for women. औरत को इस्लाम के बारे में क्वेश्चन करना, वैलिड क्वेश्चन करना भी इट्स फ्राउंड अपॉन, क्योंकि वो औरत सिंपल फैक्ट होता है. तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जर्नलिज्म पढ़ रही थी अंडर ग्रेजुएशन में, हमारा एक सब्जेक्ट था सेकंड ईयर में, सोशल इश्यूज इन इंडिया. और आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्लास इतनी खुशी से कि सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया हम डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे. बिलीव यू, वह एक क्लास था जिसमें सब लोग टीचर से डरते थे क्योंकि वो कोई सवाल पसंद नहीं करती थी. वो सिर्फ आके अपना ओपिनियंस और फैक्ट्स बोल के स्ट्रिक्टली क्लास लेके चल जाती थी. इट वाज वेरी आयरॉनिक that so much is coinciding with what the author is talking about in this book. I would like to add here कि एक और एस्पेक्ट है कि कॉलोनाइज सोसाइटीज़ में या अभी हम देखें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस जिस तरह से बना जा रहा है, उस तरह से जो एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलेगी वो विच विच नॉट बी वेरी मच अलाइन विद द. अगर एक मुसलमान बच्चे की बात करें जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सोसाइटी में देख रहा है, वो उसकी किताबों में जब नहीं लाइक व्हेन इट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन देयर सिलेबस दे फील अ गैप. और जब वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि जो उनको रोड मेमोराइजेशन में किताब में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो उधर से फिर वो क्रिटिकल अवेयरनेस लाइक दैट इमर्जेस. इवन लाइक एक फील्ड स्टडी था कश्मीर में कर रहे थे, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट like Kashmir history is not in the syllabus of school syllabus JK Bose जो स्कूल में पढ़ाते हैं 10th तक, तो वो उस चीज़ से फिर रिलेट नहीं कर पाते थे कि हमें ये सब तो पढ़ाया नहीं जाता, ये सब भी हो रहा है सोसाइटी में. तो वो जो गैप आता है फिर उससे वो क्रिटिकल अवेयरनेस इमर्ज होता है. I hope that makes That does make sense, and I think उस गैप से जो मतलब
किसी को दिक्कत हो सकता है समझने में, दैट इज देयर, बट आई ऑल्सो थिंक कि वो गैप कैन मेक समवन हु इज नॉट फ्रॉम द लाइक यू नो डोमिनेंट कल्चर या whatever टू फील आउट ऑफ प्लेस एंड टू मतलब हमको ऐसा लगता है कि कभी कभी ये सवाल आ जाता है फिर कि हम तो इधर बिलोंग ही नहीं करते, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी लाइक करिकुलम बेस्ड, बट मेरे लाइक स्कूल में आई यूज टू हैव क्लास 6-7 के अराउंड, हम मेरे सिलेबस में पूरा रामायण और पूरा महाभारत मेरे हिंदी के सिलेबस में था, एंड दैट इज स्टिल फाइन, बट देयर वाज आल्सो अनदर स्टोरी जिसमें हिंदी में अगेन कि जिसमें द एंटायर पॉइंट ऑफ द स्टोरी वाज हाउ द मुगल्स वर ओप्रेसर्स, एंड उनके लिए एक स्लर यूज किया गया था उस स्टोरी में, आई थिंक इट्स कॉल्ड मिलेच्छा या समथिंग लाइक दैट, कि वो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ गलीज जिल्लत वाले कम्युनिटी के लोग हैं और उनके अगेंस्ट फाइट किया जा रहा है उस स्टोरी में। तो ये टाइप के एक्सपीरियंसेस से भी आई थिंक जिनका कल्चर इज नॉट द डोमिनेंट कल्चर, जिनका बिलीव्स आर नॉट द डोमिनेंट बिलीव्स, उनके लिए इट मेक्स यू फील आउट ऑफ प्लेस, एंड फिर एक वो डिस्कनेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रही थी, इट कम्स थ्रू दीज मोड्स ऑल्सो, हमको ऐसा लगता है। Yeah, and these things run very deep. एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है इसका। क्लास लेते लेते एक प्रोफेसर बोलती है कि सिंदूर लगाने का औरतों का कंसेप्ट क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जब मुगल आते थे तो उनको लोगों ने सोचा कि औरतों को डिमार्केट करना है कि ये मैरिड औरतें तो क्या है, तो मारते मारते तो खून निकल जाता था उससे, सिंदूर क्या कुछ रैंडम स्टोरी कुछ भी सुना दिया क्लास में। एंड आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल कि आप कुछ भी ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट मैंने उस वक्त नहीं बोला। फिर मैंने उनको मेल किया कि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मैंने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, आपने क्या सोर्स इस्तेमाल करके बोला है इसको, इस बात को। एंड शी डिडंट रिस्पॉन्ड टू माय मेल, बट इट वाज मतलब हम सोचते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस जो चलो फिर भी थोड़ा कोशिश करें ये सब करने का, दे आर आल्सो नॉट इम्यून टू दीज थिंग्स। किस तरह से मतलब यूल लाइक कोई भी मुसलमान उस क्लास में कंफर्टेबल नहीं फील करेगा जिस हिसाब से वो स्टोरी बताई जा रही थी। और आपने इतनी रैंडम स्टोरी इतनी इस्लामोफोबिक तरीके से क्यों बता दिया, और like you had no sources, and I felt like उस interaction के बाद, because don't do these things, she did have a problem with me, that professor, and she marked me very low. अब वो But तो उसका Sanya, तो कुछ नहीं hats बिचन। off, So sad, so sad. Sanya, hats off, you attempted dialogue. You attempted dialogue which the author is advocating. It took guts, it took courage. It was a revolution in your own way. That's there, but people in authority do not like to be told where, like even a simple feedback, even मतलब एकदम respectable tone में अगर आप feedback दोगे किसी बात का, तो it will just go against their ego or something, and it will come back to us in a very bad way. So I have also experienced that. लेकिन कोशिश तो करना चाहिए ना, बिल्कुल नाउमीदी, बिल्कुल, yeah. That's true, उम्मीद that's true. उम्मीद अपने I ये am भी pretty sure कि ऑथर अब ने, कोई और क्लास में वो नहीं बोलेगी, ये अपना रैंडम स्टोरी तो नहीं सुनाएगी हाँ, कहीं। वो चीज Yeah. वो रेवोल्यूशन आया होगा कि वो फिर ना रिपीट करे विदाउट वेरिफिकेशन। इट्स स्मॉल Yeah. रेवोल्यूशन इन इट्स ओन वे। Yeah. और इसी बात की ऑथर भी बोल रही कि उम्मीद रहना चाहिए डायलॉग करते वक्त। एंड सानिया Yeah. initiated the dialogue with the hope, with उम्मीद कि कुछ चेंज होगा। and the author is using a very interesting phrase, बहुत अच्छे अल्फाज यूज करें। उम्मीद में होता है अनटेस्टेड feasibility। अनटेस्टेड feasibility मतलब हमको पता नहीं कि क्या होगा, कि हम जो करने जाए उसका अंजाम क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा जैसे हम चाहते हैं या उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते कुछ होगा। अनटेस्टेड feasibility ही डायलॉग का एक बेसिस, एक फाउंडेशन होता है जिसे हमको कोशिश करना चाहिए कि चेंज, पॉजिटिव चेंज आए। I think we should now move towards chapter 3. आई थिंक ये जो फेथ और sort of
कि ये यकीन होना चाहिए कि थिंग्स कैन इम्प्रूव एंड वी शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सपेक्टिव। इट इज समथिंग सिमिलर जिसके बारे में चैप्टर 3 में बात हो रहा है कि ये डायलॉग को मेंटेन करना और उसको इनकरेज करना बहुत जरूरी है। एंड वो सिर्फ 3 चीजों के बूते पे हो सकता है, विच इज द ऑथर सेज की ह्यूमिलिटी एंड लव एंड फेथ या रिस्पेक्ट। कि एक ह्यूमिलिटी के पोजीशन से जितने लोग इस बात में, इस डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब एक ह्यूमिलिटी के पोजीशन से हैं कि हमको सब कुछ नहीं आता और हम इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, लेकिन हम यहाँ इसलिए भी हैं कि हम बाकी सबके पर्सपेक्टिव से कुछ खुद भी सीख कर निकले। कुछ है मेरे नॉलेज में भी कमी है, उस तरीके से एक ह्यूमिलिटी। एंड तो ये पॉइंट हमको काफी यूजफुल लगा कि हम लोग कभी कभी इंटेंशनली शायद नहीं करते, बट कभी कभी हम लोग सबका ये टेंडेंसी हो जाता है, एटलीस्ट हमको तो लगता है कि मेरे साथ होता है कि हम लोग इतने मसरूफ हो जाते हैं अपना पॉइंट को याद रखने में और बोलने में, कि फिर दूसरे सामने वाला क्या बोल रहा है वो हम लोग उतने ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। तो ऑथर इज सॉर्ट ऑफ रिमाइंडिंग अस उस चीज के बारे में कि जो डायलॉग है उसका एक कोर बेसिस है कि आप ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ आए, और यू शुड हैव अ लव फॉर ह्यूमैनिटी, कि देयर इज पोटेंशियल फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल टू चेंज एंड इम्प्रूव। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये बुक में थर्ड चैप्टर में एक और पॉइंट ये है कि अलॉन्ग विद ह्यूमिलिटी जो ऑप्रेसर है उनके पास भी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, दैट द रेवोल्यूशन उन्हें क्रिएटिंग, और कोई जब ऑप्रेस्ड फाइनली अपनी आवाज उठाता है बात करने के लिए, यू ऑल्सो नीड सम हेल्प फ्रॉम द ऑप्रेसर टू क्रिएट दैट रेवोल्यूशन। तो व्हेन दैट डायलॉग स्टार्ट, दोनों तरह से ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। ऑप्रेसर के पास स्पेशली ज्यादा होनी चाहिए था कि समझने के लिए दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम इज ऑप्रेस्ड। So the change, that reflection first needs to come from them. So humility वहाँ पे भी बहुत जरूरी है। Both the sides should have equal amounts of humility for each other. तभी proper dialogue हो सकता है। और इसके लिए एक लव रहना चाहिए। जो ऑथर बोल रहे हैं कि समझो कि जो इंटरेस्ट वर्ड आई, मैं क्या सोच रही हूँ कि जो जुल्म कर रहा है वो खुद जुल्म का विक्टिम है, वो खुद को जुल्म कर रहा है, दूसरों को जुल्म कर रहा है। डू यू पीपल एग्री? यस, आई थिंक ये बहुत ही एक नाजुक पॉइंट है जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बुक में, कि जो ओप्रेसर है हम लोग उनको, मतलब वो भी एक डिह्यूमनाइजेशन के पोजीशन में है। हम लोग ऑब्वियसली नो वन विल हैव लव फॉर द ओप्रेसर एज सच, स्पेशली जब हम लोग उनके अगेंस्ट क्रिटिक करने जा रहे हैं। बट ये रिकग्निशन रखना कि जितना डिह्यूमनाइज्ड ओप्रेस्ड लोगों को डिह्यूमनाइजेशन फेस करना पड़ रहा है, उतना ही इन अ डिफरेंट वे, बट उतना ही ओप्रेस्ड सेक्शन के ओप्रेसर सेक्शन के लिए भी है। यस, मुझे बहुत याद आया इस समय पे हमारे पैगंबर जो थे, इतनी हिम्मत से और इतनी मोहब्बत से उन्होंने आगे बढ़ा। उनके जब उन पे मैसेज आया था कि आगे बढ़ो और इस्लाम दीन की बात फैलाओ, इतनी जुल्म का सामना किया उन्होंने खुद पे, अपने लोग पे, बिलीवर्स पे, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ा इतनी हिम्मत से। वही वो भी ऑथर भी बोल रहे हैं, although the author is not talking from a religious point of view, he says that for dialogue you need profound love and for profound love you need profound courage. और ये सब हमारे पैगंबरों में था, माशाल्लाह। I was just thinking when I read this how relevant it is. एंड जो पूरा मक्कन पीरियड था, आई थिंक मक्का का जो पीरियड था वो 13 साल का था और मदीना का 10 साल का, या वाज इट द ऑपोजिट? तो वो the whole of Makkah period was an attempt to dialogue, right? मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर तरह से कोशिश कर रहे थे। उनको शायर बुलाया गया, उनको मजनून जुनूनी बुलाया गया, उनको ये बुलाया गया, वो बुलाया गया, and all he was trying to do was to dialogue so that he could liberate both themselves and the
and the Quraysh, the oppressors, right? So this whole, and then वो जब सीरत पढ़ते हैं तो उसमें कितने कितने तरीके से he tried to dialogue, not just एक simple तरीका. पहले मोहब्बत से he is trying to convince, फिर मतलब every possible way. And in Medina also that dialogue didn't finish. Of course, it led to an expansion, I think, which is something which is not covered in this book. Ki sometimes violence or forms of violence can be necessary, but अगर दूसरा सामने चढ़ता दौड़ रहा है, but it's only when like dialogue is no more possible, and when like आप अपना कान बंद कर चुके हैं and you don't want to listen. In a way, I feel the Quran is also a form of dialogue. Of course, अल्लाह बात कर रहा है हमको कुरान से, लेकिन हमको questions भी पूछता है. Do you not see? Do you not understand? And Allah tells us, go ahead and tell the unbelievers such and such point XYZ. It is a way of dialogue in itself, the Quran, mashallah, that we are forced to dialogue with ourselves and praise Allah and dialogue with Him. I think that reminds me of Musa alayhi salam and Firaun ka waqia as well, where it is very clearly an oppressor in this waqia, in this story. लेकिन उसमें भी there is so much emphasis on कि तुम जाओ और फिरौन से आप जाकर बात करिए, and उनके साथ भी even though it did not lead to anything, but the idea was कि the focus should be on trying to have a conversation उनके साथ कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, and उधर भी emphasis है कि तुम respectfully अपना बात रखो, और ये एक sort of polite, not polite necessarily, but एक civilized discussion का attempt. बिल्कुल, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने खुद के वालिद को कन्फ्रंट किया कि आइडल वर्शिप ना करें, कैसे किया? उन्होंने गुस्सा से नहीं बोला, आर्ग्यू नहीं किया, वो वालिद थे उनके, इतना रिस्पेक्ट से या अब्बदी मतलब माय फादर, माय बिलवड फादर करके डायलॉग शुरू किया. और ये इतना प्रोफाउंड एग्जाम्पल है कि ओप्रेसर के साथ वो कितना भी जुल्म करे, उनके वालिद तो उनको आग में डालना चाहते थे क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुनते थे, फिर भी उनको या अब्बदी पुकारा उन्होंने. आंखों में पानी आता है जब सोचते हैं कि क्या एग्जाम्पल है, हाउ इट्स रेलेवेंट इट इज हर इंडिविजुअल और हर लेवल पे सोसाइटी के, एंड इट्स बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी इन दिस एरा. और उनका डायलॉग भी एंड भी जब होता है तो वो उसमें भी सलाम अलैकुम कहते हैं अपने फादर कि सलामती भेजते हैं अपने फादर पर. लेकिन जो मेन इसका मतलब एक ये समझ में आता है कि ये जरूरी नहीं था कि आपका आउटकम क्या निकला, ये जरूरी था कि आपने वो सुप्रीम पावर के सामने या अपने खुद के सामने भी एक अकाउंटेबिलिटी शो की, एक एफर्ट दिखाई, सो दैट यू आर नॉट शर्मिंदा इन फ्रंट ऑफ योर ओन आईज एंड इन दैट केस इन फ्रंट ऑफ योर लॉर्ड. हाँ, इसको कहते हैं ना रियल कॉन्शियसनेस, जैसे कि ये बुक में भी बहुत कहा जाता है. इनफैक्ट देयर इज अ वर्ड जो ऑथर हमेशा यूज कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ पोर्चुगीज और फ्रेंच वर्ड, आई थिंक इट मींस कॉन्शियसनेस. Conscientiago. हाँ, what does that mean? I wanted to ask. Did someone have a chance to find out? Yeah, I read about it. मैंने समझ लिया कि सिर्फ it means I think it, consciousness. yeah, it was more about like coming to consciousness. It's maybe the process. और बुक में एक एग्जाम्पल भी था ये चैप्टर 3 में कि दो एग्जाम्पल्स दिए जाते कि एक स्टडी किया गया था अल्कोहलिक्स पे, और दो टाइप के स्टडीज किए गए थे. एक में सिर्फ एक प्रीचर जैसे इंसान ने उनको प्रीच किया, मॉरल लेसन्स दिया कि अगर तुमने ऐसे किया तो ये सब होगा, बुरा होगा, एक डरा के बात किया. एक और एक्सरसाइज में, एक और सर्वे ग्रुप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व किया गया विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म को, और उनको बोला कि तुम बोलो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, और उन्होंने अब सब अपने अपने रीजंस दिया, और इससे एक डायलॉग क्रिएट हुआ, एक
कम्युनियन हुआ, एक ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऐसे नहीं कि बस कोई आया बात किया चला गया। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आई थिंक चैप्टर 4 में उसके बारे में डिस्कशन है कि ऑथर ऐसे बोलते हैं, उनका वो बेटम सेंटेंस ये है कि ओप्रेसिव रियलिटीज आर ऑलवेज एंटी डायलॉगिकल। कि जैसे जैसे हम लोग अभी जितने एग्जांपल्स के बारे में बात किए उन सब में डायलॉग जो अटेम्प्ट था वो लाइक इट वॉज नॉट नेसेसरीली सक्सेसफुल, लेकिन वो अटेम्प्ट था। बट उसका सक्सेसफुल ना होना इज लिंक्ड टू द फैक्ट दैट वो एक ओप्रेसिव रियलिटी और एक ओप्रेसिव सिस्टम था जिसमें डायलॉग को डिस्करेज तो किया जाता है, बट मोर देन दैट जो एंटी डायलॉगिकल सिस्टम है कि हम कुछ बोलें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे बात को सुना जाए या मेरे बात पे गौर किया जाए, या पलट के कोई सामने से उसको उस पे उसको और आगे ले जाए या उस पे रिफ्लेक्ट करे एट ऑल। तो वो एंटी डायलॉगिकल नेचर जो है वो ओप्रेसिव सिस्टम्स का सॉर्ट ऑफ एक बहुत कोर हिस्सा ऐसे बोल सकते हैं आई थिंक। एंड आई थिंक चैप्टर 4 का एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ये थोड़ा आई थिंक हम लोग के करंट रियलिटी से ज़्यादा वी कैन मे बी थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स कि मास कम्युनिकेशन एज अ मीन्स ऑफ एलियनेशन। कि हम लोग के ग्लोबली सोसाइटी में जो मास कम्युनिकेशंस का जरिया है दे आर ऑल not controlled necessarily, but they are all like वो जो आइडियाज हम लोग तक पहुंचाते हैं वो सारे आइडियाज भी बहुत oppressive एंड ऐसे आइडियाज है which will try to curb your critical thinking in many ways। वो मास कम्युनिकेशन एक जरिया टू मेंटेन जो भी सिस्टम है अभी ऑलरेडी इन प्लेस। तो इसके बारे में if anyone wants to like say anything। बिल्कुल। आई थिंक जो सोशल मीडिया है दैट इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। और आज यू ऑफन सी दैट काफी सारे एल्गोरिदम जो है वो जानबूझ के इस्लामोफोबिक कंटेंट आपको दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द जहाँ पे द अप्रेसर इज स्टेज कंटिन्यूज टू स्टे इन पावर। न्यूज़पेपर्स में भी आप आर्टिकल पढ़ोगे तो काफी सारे आर्टिकल्स है जो काफी सारे इस्लामोफोबिक मिनिस्टर्स को सपोर्ट में आते हैं। मैं न्यूज़पेपर्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ। तो मास मीडिया इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रोपेगेंडा एंड सो इज एजुकेशन। एक और पॉइंट है कि अभी जो सिस्टर ने कहा अबाउट सोशल मीडिया, it can be connected to the mass communication problem can be connected to the concept of stereotyping, which what the author refers to under the divide and rule subheading in chapter 4। कि डिवाइड एंड रूल मतलब कि क्या करते हैं लीडर्स जो जो जुल्म करते हैं वो एक जो कम्युनिटी को लेके जो अप्रेस्ड है उनको सेक्शंस क्रिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं और उनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव उठाते हैं कि आप लीडर बन जाओ। और वो जो लीडर रहते हैं वो जो जुल्म करते हैं उनके आइडियाज के साथ मिलजुलते हैं। तो असल में जो ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम है उनका हल नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक तरीका है डायलॉग करना है, जो ऑथर बोल रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल को ओवरकम करो और टोटलिटी में एक्सेप्ट करो सब कुछ को, मतलब कि स्टीरियोटाइप मत करो। सो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ रिलेट्स ओवर हियर। और हाँ जो that डिवाइडेड हाँ सॉरी कौन। नहीं, आई वाज सेइंग दैट जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी है ये भी कॉलोनियलिज्म की वजह से ही इंडिया में आई है। और इफ यू सी जो भी एक्चुअली काफी सारी जो यूनिवर्सिटीज का करिकुलम है, स्पेशली जो इंडिया की सबसे 4 पुरानी यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता, यहाँ का करिकुलम ब्रिटिशर्स ने डिजाइन किया था। एंड जो पॉलो फ्रायर है उन्होंने जब किताब लिखी थी, ही वाज आल्सो राइटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियलिज्म बिकॉज ब्राजील पे भी पोर्टुगीज की हुकूमत थी। So he's speaking from the same system, and we can understand that system. So the education becomes a propaganda in such a system because Britishers ने
पढ़ाई इस तरह से इंडियंस को दी ताकि वो ऑप्रेस्ड रहे हमेशा, सो दैट द इंटेंशन वाज कि इंडियंस थोड़ा बहुत पढ़ लिख के थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटर्स की जॉब अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट करे, तो सिर्फ उतनी ही पढ़ाई उनको दी गई। दे वर आस्क्ड टू नॉट क्वेश्चन, सिर्फ बेसिक जो क्लरिकल जॉब के लिए जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटीज ने प्रोवाइड की। तो दिस 4 यूनिवर्सिटीज, अगर इनका करिकुलम आज भी बैंकिंग मॉडल की तरह है, तो इट्स फॉर अ वेरी इंटेंशनल रीजन। ब्रिटिशर्स ने उसी तरह से डिजाइन किया था फॉर दैट वेरी सेम रीजन, और वहां से डिवाइड एंड रूल की शुरुआत की। और इसको डिस्गाइज किया जाता था जेनरोसिटी के डिस्गाइज में। कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया इंडिया पे कि हमने तालीम दिया इतनी अच्छी लोग को। तो ये भी ऑथर ने बहुत कहा कि फॉल्स जेनरोसिटी बहुत होता है। इससे इससे एक्चुअली इट इज अ वे ऑफ मैनिपुलेशन, इट इज अ वे ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड कल्चरल इन्वेजन। ये सब इसमें बहुत मिलजुलता है, ये जो बोला। बिल्कुल, एजुकेशन उनके लिए हमेशा एक प्रोपेगेंडा था। तो एहसान कभी था ही नहीं, वो तालीम देने का एक बहुत क्लियर इंटेंशन था। एंड वो नहीं कल्चरल सॉरी नहीं प्लीज गो अहेड। यस, एंड वो कल्चरल इन्वेजन के बारे में जो चैप्टर 4 में बात हुआ है, उसका काउंटर भी हम लोग को सेम चैप्टर में आई थिंक मिलता है, वेयर द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल एक्शन, जिसके जरिए से फिर हम लोग फ्रीडम के तरफ कलेक्टिवली मूव कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली डोमिनेंट कल्चर्स का जो प्रैक्टिसेस होता है, उनका जो तरीका, वे ऑफ लाइफ जो भी बोल लीजिए, वो सबको ही लाइक सोसाइटी में प्रायोरिटाइज किया जाता है, और उसी को सही माना जाता है, नॉट जस्ट प्रायोरिटाइज। बट उसके अलावा अगर कोई कल्चरल प्रैक्टिस हो जो किसी कमतर तबके के लोगों का प्रैक्टिसेस हो, उसको गलत, सीधा गलत ही करार कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से कल्चरल एक्शन जो लोग नहीं है फ्रॉम द डोमिनेंट कल्चर और द डोमिनेंट क्लास, उनके जरिए से जो आता है उसको एक्सप्रेस करना और उसको मेंटेन करना कैन ऑल्सो बी एक जरिया फॉर एम्पावरमेंट एंड sort of expressing your identity and your culture. Absolutely. Actually, establishing one's identity is itself a very revolutionary act. It's a political act. वो फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के वक्त एक कोट फेमस हुआ था, द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, एंड आई रियली बिलीव इन दैट कोट, बिकॉज वंस यू एस्टैब्लिश, आपकी अगर खुद की एक पहचान आपने एस्टैब्लिश कर ली, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी पॉलिटिकल एक्ट। आप सामने वाले को कह सकते हो दैट नो, व्हाटएवर यू आर सेइंग अबाउट मी इज रॉन्ग, माय आइडेंटिटी इज डिफरेंट एंड आई एम पावरफुल जस्ट बाय एस्टैब्लिशिंग दैट आइडेंटिटी। इस कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम के बारे में आप लोगों का क्या थॉट है? लाइक इवन इफ यू हैव नॉट रेड इट, इन जनरल अगर कुछ। You repeat the question, please. चैप्टर 4 में ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल एक्शन जिसके थ्रू वी कैन सॉर्ट ऑफ मूव टुवर्ड्स फ्रीडम। वो इन अ वे, जहाँ तक मेरे समझ आया, अगेन इफ एनीवन हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग प्लीज से इट, कि अपने कल्चरल सॉर्ट ऑफ आर्सेनल को एक्सप्रेस करके, उसके थ्रू भी एक कलेक्टिव वे में उसको एक्सप्रेस करके, दैट कैन बी अ मीन्स ऑफ empowering the collective and the individual. I'm not sure exactly what this is in reference to, बुक में क्या कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन मुझे एक एग्जांपल दिमाग को आ रहा है। जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को और जो मक्का मदीना में थे कम्युनिटी को बातचीत करने का द नरेटिव स्टाइल, बिकॉज आई हर्ड दैट कि उस जमाने में और इवन इन दिस डे यू कैन नॉट डिनाई दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टू स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग। जब भी एक मीटिंग में भी जाए, कॉन्फ्रेंस में, एक ही लेक्चर के बदल जब कोई एक कहानी, एक हिस्सा सुनाता है, तो पीपल, ऑडियंस इज मोर अट्रैक्टेड। ये हमारा इनहेरेंट ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए कुरान में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी स्टाइल ऑफ कनेक्टिंग विद द पीपल, ही यूज्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज। और इस्लाम, आई मीन कुरान में भी स्टोरीज मतलब कि रियल लाइफ अकाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स, description, the narrative. It is a way of building a connection with the audience, with the recipient of the message. So I feel using culture as a tool, understanding कि सिर्फ अपने स्टाइल से मत जाके preach करो कि देखो
तुम जुल्म कर रहे हो, या देखो तुम पे जुल्म किया जा रहा है, ऐसे करो वैसे करो। अदर पार्टी को समझो, उनके असल में क्या प्रॉब्लम है, उनका स्टाइल ऑफ थिंकिंग क्या है, और in that way you're liberating yourself and you're liberating the other party as well, and the ends are met in a way by cultural understanding. That is my understanding of cultural action, but if I'm wrong, please forgive me. I'm not sure what the context was in the book. No, absolutely. That's a very good point. And I think cultural action, I think हम लोग के like खुद के society में, I don't know if anyone else has seen it, but recently I've seen कि बहुत conversation around Dalit cultures and Dalit, for example, food practices. तो जैसे I think उसको भी हम लोग इस book के इस स्पेसिफिक डिस्कशन से लिंक कर सकते हैं कि कैसे किसी कल्चर के एक हिस्से को एक्सप्रेस करना ही एक लिबरेटिंग एक्ट खुद में हो सकता है। कि जैसे जो फूड प्रैक्टिसेस हैं वो इवन फॉर मुस्लिम्स, मतलब जो इफ यू आर कंज्यूमिंग बीफ या इफ वी आर हमारा फूड प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द वेजिटेरियन और समथिंग लाइक दैट, जो आजकल काफ़ी एम्फोसिस उस पर दिया जा रहा है सोशली। तो इवन उसको एक्सप्रेस करना एंड उसको जस्ट अपने लिव्ड एक्सपीरियंस में उसको लाना कैन बी अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, अगर हम उसको अबैंडन नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द दलित फूड कल्चर्स में देर इज़ अ कॉन्वर्सेशन अराउंड कि हाउ देर आर लॉट ऑफ ब्राह्मण रेस्टोरेंट्स विच आर टैग्ड ब्राह्मण, कि इधर आपको ब्राह्मण कल्चर का ही मतलब वो सात्विक या जो भी उसको कहते हैं उस तरीके का खाना मिलेगा, तो आप आइए और खाइए। बट उस सिमिलर वे में रेस्टोरेंट या ईटरीज के शक्ल में दलित फूड का कहीं भी यू विल नॉट सी इट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसे एज एन इंस्टीट्यूशनल थिंग। तो हाउ उसको अगर इफ समवन इज स्टार्टिंग सच एन ईटरी, इवन दैट वो एक रेस्टोरेंट खोलना या वो एक स्पेस एस्टैब्लिश करना कैन इन इटसेल्फ बी अ रेवोल्यूशनरी एक्ट वेयर यू आर जस्ट खुद जाके अपने एग्जिस्टेंस और अपने सिंपल चीज जैसे फूड प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और it serves as a reminder कि yes, we are here and we have our own ways of life which are equally good, they are not less than. Thank you, फिर Sarah. आते हैं जो enabling I'd like to add one small point example here. आपने बोला कि this cultural action expression is a way of liberation for the oppressed, लेकिन जुल्म करने वाला भी कल्चर को यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरे अम्मी ने एक बिजी शॉपिंग एरिया गए थे चेन्नई में काफी साल पहले। एक छोटा सा ज्वेलरी दुकान देखा, बस विंडो शॉपिंग करने के लिए अंदर गए, और हम बिलीव यू मी आधा घंटा के ऊपर वहां पे वेट किया। कोई कस्टमर्स नहीं थे, सिर्फ ये एक या दो, और इतने शॉपकीपर्स फ्री थे। लेकिन उनको देख के पहचान लिया हमने बाद में कि वो हम मुसलमान हैं, इसलिए हमको वो सर्व नहीं करेंगे। आखिर बस पूछा आपको क्या चाहिए, फिर वो फ्री थे, लेकिन हम बुला रहे हैं। They refused to host, to take care of us or just show us anything at all. उनको लग रहा था शायद कि we were not, their kind of customers, and we just had to walk up. तो जुल्म करने वाले भी कल्चर को यूज करते। This is a very small tip of the iceberg example I've given. Absolutely, ये सेम चीज के ऑपोजिट एंड पे आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, विच इज लाइक इट इज सैड दैट हम लोग अभी भी क्या बोलें, खैर अभी तो इट्स ऑन द राइज, बट हम लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस करना पड़ता है, बट दैट इज द लाइक जस्ट इक्वली रिलेटेड। थैंक यू फॉर शेयरिंग। I would also like to add इसमें कल्चरल एक्शन में जो किताब के जरिए वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे लीडर्स हो वो दे शुड नॉट डू द रेवोल्यूशनरी एक्ट इन आइसोलेशन। वो अपने लोगों को एक साथ लेके चलने चाहिए, और जो भी उनके जो भी मिसकैलकुलेशंस है उनको उन पे अकाउंटेबल रहे, और जो भी होप्स like a view which is explicitly and implicitly contains their concerns, doubts, hopes, their way of seeing leaders, उन सबको incorporate करके ही liberation का मतलब it's a process which will come जब दोनों को साथ लेके चलेंगे। It's True. in the I had an example to share for this. जब मैं चेन्नई में थी, I came across a personality named T.M. Krishna.
He is a Brahmin himself, and he comes from the Carnatic music का जो culture है in Tamil Nadu, that side. Now, Carnatic music is connected to Brahmins, and it has been like a system की बिल्कुल कोई और कास्ट के लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करे टाइप्स, वेरी क्लोज्ड रहा है उस कार्नेटिक म्यूजिक का सिस्टम. बट टीएम कृष्णा observed that these people who create the mridangams, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनका, जिसमें goat skin use होती है. Now, because those instruments are created using goat skin, वो instruments are created by Dalits or the lower castes, but they are going to be used in Carnatic music. So ये जो hypocrisy देखे उन्होंने, so and he just opened up the doors to anyone and everyone. Like if whether it is whatever caste system you're from, you can participate in learning about Carnatic music. He would actually have like group of people जिनके साथ में वो like on the streets show किए हैं, or he would even go and explore जो ये folk music होती है, because he says because this is another funda कि जब lower caste system के लोग music बना रहे, it's called as folk music. जब upper class system के लोग music बना रहे, it's called as classical. So he wanted to break that. So he, being a Brahmin himself, took interest and brought many opportunities for people to bring their type of music into public forums, as well as open doors for people who wanted to come and learn Carnatic music. So he is thoda, I appreciate him because he has that, that mindset, mashallah. Yes, that's very interesting, especially the point about कैसे म्यूजिक को भी टैग किया जाता है as folk music, if it is someone, if it is a different community. That's बहुत सोचने की बात है, हम इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचे हैं, but very interesting. And inshallah, let's wrap up our session. I think काफी टाइम भी हो गया, तो if there's any closing remarks anyone would like to share कि बुक रीड करने का एक्सपीरियंस कैसा था, or anything that you want to share as we close. And once we do that, then inshallah I'll in the meantime type in the chat box हमारे पिछले सेशन से जो people had recommended books that we could consider for the discussions for the coming months. I'll put those down, and I'll also put it down in the chat group, so that we can come to a decision quickly, inshallah, कि अब next क्या करना है. But before that, absolutely, if anyone has anything to say as closing remarks. May I go ahead? Yes, absolutely. हाँ, please. Thank you so much. This was a real eye-opening session. मैंने बहुत सीखा आप सबसे, सिर्फ इस किताब से नहीं, लेकिन आप सबके perspectives और sharing of ideas और experiences से. Or I feel in a way I have become less oppressed myself because of this eye-opening experience. Because for it, I just want to quote quickly an example from the book where the author is saying कि they went and told the peasants in Chile, where the author is from, कि क्यों आप ऐसे हैं, आप लोग ऊपर आइए, बढ़ो, क्रांति करो. लेकिन पेजेंट ने बोला, फार्मर ने बोला कि मुझे क्या, मैं सिर्फ एक पेजेंट हूँ. तो this mindset is so active even in our country, in our even maybe on a personal level, कि इतना जुल्म हो रहा है हमारे अतराफ और हम कहते हैं हम क्या करें, हम तो बस एक मिडिल क्लास है, या हम सिर्फ एक एक ordinary citizen who doesn't want to get into trouble. And we have to come out of this oppressed mindset ourselves in order to, and in a way we are oppressors but not deliberately. अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम सब एक दूसरों की मदद करें, कम्युनिटी की, एक दूसरों की, और इंशाल्लाह दुनिया में भी ऑपरेशन खत्म हो जाए. Oh, sorry, हम म्यूट पर थे. But absolutely, इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि
हम सबके एफर्ट्स के थ्रू oppression, we can counter it in some ways, कुछ तरीके से. And thank you everyone for joining. थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन. बहुत ही, आई थिंक जितना बुक पढ़ के समझ में आता है उससे फिर और डबल आई थिंक समझ में आता है जब वी सिट एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस. तो जज़ाकल्लाह खैरन एवरीवन फॉर joining, and if anyone has anything else to say, please do, and then we can inshallah close this session for today. सारा सॉरी, आई डोंट वांट टू कीप टॉकिंग, बट एक बहुत छोटी सी बात करनी थी ऐड करने के लिए. कि मैंने बहुत देखा एक्सपीरियंस में, एंड बहुत दुख की बात है कि है लोग बाहर दुनिया में, यहीं पे भी, ये इंडिया में, जो कहते कि हम ओप्रेस्ड की मदद कर रहे हैं. वो एनजीओस चलाते हैं, और वो कोई एलिट या दौलत वाले करोड़पति नहीं रहते, वो ऑर्डिनरी लोग रहते हैं हमारी तरह. लेकिन वो सिर्फ उनकी मदद करते हैं जिनको वो चाहते हैं, और जिसको सच में मदद चाहिए, एक दोस्त हो या किसी हो, वो उनकी मदद नहीं करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ऑप्रेशन. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इस्लाम में ये तो नहीं है कि हमको सबकी मदद करना चाहिए, जिसको नहीं चाहिए, जिसको एहसास हो या ना हो. आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट लास्ट पॉइंट. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सो मच. Jazakallah everyone for joining us today. I think if it's all right, we will end the session now. Thank you very much for the discussion. And